नमस्कार। आज वोट फॉर नेशन की इस श्रृंखला में हम पुनः आपके साथ हैं। आज हमारा परम सौभाग्य है कि जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे आज के मुख्य वक्ता हमारे बीच में हमारे साथ स्टूडियो में है। आदरणीय कैप्टन डॉक्टर सिकंदर रिजवी जी, हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जितने भी हमारे दर्शक, हमारे श्रोता पूरे भारतभर से और इस प्रदेश से अलग अलग जिलों से जुड़े हैं, आप सभी का भी हम हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सभी पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि इस श्रृंखला में पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी, सुबही खान जी, आदरणीय श्री परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र सिंह यादव जी, एवीएम ए.के. चतुर्वेदी जी, एवीएसएम वीएसएम, साथ ही अति सम्माननीय श्री चंपत राय जी, और कल हमारे साथ थे इलेक्शन ड्यूटी के सुपरवाइजर आदरणीय अनुराग सिंह गौतम जी। इन सभी दिनों में हमारा प्रयास रहा कि किस प्रकार हम देश के हर वर्ग विशेष तक पहुंच सके, उनसे संपर्क कर सके, उन्हें बता सके कि मतदान क्यों आवश्यक है, मतदान की जागरूकता बच्चे बच्चे, हर युवा, हर किशोर, हर घर तक पहुंचे और हम सब उसका एक माध्यम बने, जिससे हम 100% मतदान के लक्ष्य को लेकर जो चल रहे हैं उसे हम प्राप्त कर सके। इसी श्रृंखला में आज हम बात कर रहे हैं सौहार्द एवं संभाव के लिए मतदान। पुनः कहूंगी, आज का हमारा विषय बहुत रोचक है, सौहार्द एवं संभाव के लिए मतदान। और उस विषय के लिए आज हमारे बीच में कैप्टन सिकंदर रिजवी जी, जो एविएशन सेक्टर से ताल्लुक रखते हैं, आप सीनियर पायलट रहे हैं और साथ ही साथ आप एक पीएचडी स्कॉलर हैं, आपका विस्तृत अनुभव है और जिस प्रकार से आपने अध्ययन किया है, और मुझे लगता है कि मुझे अपनी वाणी को विराम देकर सीधे उन तक चलना चाहिए, क्योंकि इस विषय पर जितने अच्छे से वो प्रकाश डाल सकते हैं, उन्हें सुनने के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं हम कैप्टन सिकंदर रिजवी जी के साथ। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने लंबा परिचय दे दिया। देखिए, ये भारत एक ऐसे अनमोल माला की तरह है जिसमें तरह तरह के नग लगे हैं, प्रीशियस स्टोन लगे हुए हैं, रंग बिरंगी हैं, हर कलर के हैं, हर रंग के हैं। इसी तरह भारत में रहने वाली हर तरह के लोग, हर वर्ग के लोग, हर पंथ के, हर जाति के, हर समुदाय से आए हुए, विभिन्न भाषाएं हैं, विभिन्न रहन सहन है। ये आपको बहुत कम मिलेगा पूरे विश्व के अंदर, ये सिर्फ जो मिलेगा आपको भारत के अंदर जी। और सौहार्द की जो आपने बात करी, सच तो ये है कि हम लोग सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहते हैं। हम लोग भारत में किसी भी तरह की कोई भी ऐसी वो समस्या या ऐसी कोई बात नहीं है जैसे कि विश्व में आप देखिए बहुत सारे देशों में हो रहा है। हम तो फिर भी अलग अलग पंथ, अलग अलग जाति, अलग अलग भाषाओं से जुड़े हुए हैं। कितनी भाषाएं हैं, कितनी हमारे कहते हैं कि रूप हैं इस भारत के, उसके बाद भी हम लोग सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहते हैं। अब जब इलेक्शन आता है, इलेक्शन एक जो है एक तरह से एक इस गणतंत्र का एक महापर्व है। ये चाहे प्रदेश का हो, चाहे देश का हो, और ये महापर्व हर उस भारतीय के लिए है जो भारत से जुड़ा है, धरती से जुड़ा है और उसकी नागरिकता यहाँ की है और यहाँ के ही जीवन शैली में रहता है, अपने हिसाब से रहता है, जो उसकी भाषा है उसमें रहता है, जो पहनता है उसमें रहता है, जो बोलता है उसमें रहता है, लेकिन वो पहले एक भारतीय है। और हर भारतीय का कर्तव्य है कि इस महापर्व पर अपना वोट दे करके, वोट उसकी पूरी आजादी है, पूरी उसको जो है छूट है किसको पसंद करता है, किसको नापसंद करता है। लेकिन एक चीज हमारे भारत के अंदर बड़ी सुंदर है कि हर पॉलिटिकल पार्टी, हर उस दल को यहाँ के लोग, हमारे जो नागरिक हैं भारत के, खास अब जैसे कि उत्तर भारत का भी हमारा ये इलेक्शन चल रहा है जिसमें गोवा कह सकते हैं कि
थोड़ा सा दूर है, बाकी तो उत्तरी जी। भारत में है। तो यहाँ पर विभिन्न तरह के लोग हैं, विभिन्न सोच है उनकी, लेकिन जब वो ये देखते हैं कि भाई हम अमन से, शांति से, सुकून से किसके साथ रह सकते हैं, कौन हमारा भविष्य तय करेगा, कौन हमारे लिए जीवन में एक खुशियां लेकर आएगा। खुशियां जब आती हैं हर उस घर के अंदर जहां 2 रोटी पहुंचती है, बच्चे पढ़ रहे होते हैं और किसी प्रकार की कोई परेशानियां नहीं होती, कोई इस तरह कठिन नहीं होता उनका जीवन। तो वो उस समय उनका एक विचार करने का टाइम होता है कि ऐसे दल या ऐसी पार्टी को हम चुनें। जी। ये सुंदरता सिर्फ भारत के अंदर है और आपको पूरी छूट है, हर नागरिक को छूट है, उसमें हम सब शामिल होते हैं। अब यहाँ पर मैं किसी भी पार्टी का प्रचार करूं या मैं किसी पार्टी का नाम लेके कहूं, वो बात बनती नहीं है। जी। मैं तो सीधी बात करता हूं, आप वो करेंगे जो वोट डालने जाएं। जो भी अभी तो वोट डालने की बात वोटिंग हो रही है, और लखनऊ में भी और शहरों में भी अभी 2-3 दिन के अंदर वोटिंग होने वाली है। सबसे बड़ी चीज है कि हर नागरिक को यह सोचना होगा, ये देखना होगा कि किस पार्टी ने क्या किया, जी। किस पार्टी में वो सुरक्षित है, किस पार्टी ने उसको रोजगार की व्यवस्था करी है, किस पार्टी ने अभी जो कोविड जैसी महामारी आई उसमें सबसे अच्छा पूरे विश्व में भारत नंबर 1 रहा, तो किस सरकार ने किया, किन लोगों ने किया, कौन उठ खड़े हुए। भारत की तो उन्होंने करी इस कोविड के समय महामारी के, बल्कि विदेशों में भी दवा भेज करके लाखों करोड़ों लोगों का जीवन बचाया है। लाखों करोड़ों लोगों का जीवन बचाना, ये एक समझ लीजिए एक तरह से बहुत बड़ा संघर्ष पूर्ण था, लेकिन फिर भी किया गया, भारत ने किया और सरकार ने किया। और आप ये देखिए, मैं यहाँ पर नाम लेना चाहूंगा क्षमा के साथ, हमारे श्रोता सुन रहे होंगे कि एक बड़ी तादाद मुस्लिम समुदाय की भी है भारत के अंदर। जी। और वो मुस्लिम समुदाय कभी कभी जो है वो फैसला लेने में उसको बड़ी दिक्कत आती है, कंफ्यूज हो जाता है कि हम किसके साथ खड़े हैं। उसकी वजह है कि पढ़ाई लिखाई पिछली सरकारों ने उनको ठीक से दी नहीं, और जब से ही पिछले 7 सालों से कहिए, जब से सरकार चल रही है, और तब से इनको जितनी आजादी मिली है, जितना उन्मुख होकर जिस ढंग से ये रहते हैं, वो पिछले 65 सालों में नहीं हुआ। मुझे कहने में, क्योंकि मैं इसी समुदाय से आता हूं, मुझे कहने में रत्ती भर भी संकोच नहीं है कि इन 65 साल के अंदर अगर आप देखिएगा तो मुसलमानों की, उनके बच्चों की, उनके परिवारों की, उनके स्वास्थ्य की कोई चिंता सरकारों ने नहीं करी। और खुले बात कहता हूं कि आप देखिए, और हमेशा वो अपने को असुरक्षित अपने को महसूस करते थे। उसकी वजह ये थी कि उन पार्टियों ने जो पिछले सरकारें चला रही थी, उन्होंने मुसलमानों को डरा करके रखा था। उनका जो डर था वो इस तरह से था कि शायद उनको समझ में नहीं आता था कि ये हम किधर जाएं या उधर जाएं। इतना उनको डरा रखा था कि साहब फलाने आ जाएंगे, ढिमाके आ जाएंगे अगर ये जो भी पार्टी, तो मैं नाम लेने में कोई मुझे संकोच नहीं हो, क्योंकि कांग्रेस नहीं चलाया तो दुनिया को पता है, तो रिकॉर्डेड है कि कांग्रेस की सरकार थी। मैं बुराई नहीं करने आया किसी पार्टी की, लेकिन जो मुस्लिम के साथ उन्होंने बर्ताव किया वो बहुत ही निंदनीय है। छोटे छोटे बच्चों के लिए उन्होंने दरी बुनने के स्थान खोले, ना कि उनको किताब दी। वही बच्चे ना तो वो दरिया बिन पाए, ना वो पढ़ पाए, तो वो पंचर जोड़ने लगे जाकर के। तो उनका भविष्य किताबों के बजाय पंचर में और दरिया बिनने में लगा दिया। तो ये बहुत बड़ा एक पाप किया है पिछली सरकारों ने मुसलमानों के साथ, और डराया ये कि साहब वो अगर कांग्रेस है तो सुरक्षित है, वरना कांग्रेस नहीं तो सुरक्षित नहीं भारत का मुसलमान। ये बहुत बड़ा उन्होंने पाप किया और मुसलमान को गुमराह किया। मुसलमानों तो वैसी भी कमी रही कि साहब उनके लीडर नहीं हुए, और लीडर हुए तो बहुत ही छद्मवेशी थे, और उनको अपने जाति मामलों में ज्यादा उनको था। समाज के लिए वो कार्य उन्होंने किसी नेता ने नहीं किया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की और उत्तर प्रदेश की सरकार हमारे माननीय श्री योगी जी की, इन्होंने जितना खास करके, मैं देखिए क्षमा चाहूंगा, आप ये ना समझिए कि मैं यहाँ पे सिर्फ मुसलमानों के विषय बात करने आया हूँ। जब मुझे मौका दिया गया, अवसर दिया गया है कि मैं बोलूं, तो मैं सच बोलूंगा, और सच वो बोलूंगा जो मैं अपने जीवन में इतने सालों में देखता चला रहा हूँ। जी अवश्य। देखिए, सबसे पहले जो भय था मुसलमानों का, उन्होंने सबसे पहले भय मुक्त समाज तैयार किया है।
जिनके हाथ में पंचर जोड़ने के लिए और दरिया बनना होती थी, उनके हाथों में किताबें दी। हमें माननीय प्रधानमंत्री का पहला एक ऐसा आया था बयान जिसमें उन्होंने ये कहा था कि हम वो मुसलमान देखना चाहते हैं जिसके एक हाथ में कुरान हो तो एक हाथ में कंप्यूटर हो। बिल्कुल। इसको बहुत से लोग तो समझ गए, बहुत से लोग समझ नहीं पाए। लेकिन जो भय मुसलमानों में था कि आते ही ये हो जाएगा, आते ही उनको देश से निकाला हो जाएगा, जो उनका भ्रम बनाया गया था पिछली सरकारों ने, उन पार्टियों ने उनका भ्रम में उनको रखा था कि तुमको तो तुम्हारा निकाला हो जाएगा। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। कल मैं किसी कार्यक्रम में था, वो अल्पसंख्यक मोर्चा ने किया था, उसमें काफी मुस्लिम महिलाएं आई हुई थी, काफी गणमान्य व्यक्ति मुसलमानों किसी लखनऊ शहर के बैठे हुए थे। और जब मैंने देखा कि किस तरह उठकर उन्होंने भारत माता की जब जय हुई तो वो लोग कुर्सियां छोड़ के खड़े हो गए हाथ से भारत माता की। और अब विश्वास करिए, क्योंकि मेरे उसमें बहुत से मिलने वाले थे और मैं उनको देख कर अचंभित था, क्योंकि उनका किसी ने ब्रेन वॉश नहीं किया था, किसी ने उनको लाके बैठाला नहीं था कि तुमको भारत माता की जय करनी, क्योंकि मेरे मिलने वाले मेरी नजरों से पहचान गया था कौन कौन ये लखनऊ शहर में बैठा हुआ है। आप विश्वास करिए कि उन वर्ग में, उन लोगों में एक भय वो निकल गया और उनको आगे जीवन जीने के लिए जो नई नई स्कीमें प्रधानमंत्री लेकर आए हैं, जो ये प्रदेश नई स्कीम लेकर आया है उनके लिए, जैसे किसानों के लिए लेकर आया है और प्रैक्टिकली कर रहे हैं, जो नजर आ रहा है। और मैं इसको दावे के साथ कहता हूं कि बहुत से सारे जो दूसरी पार्टियों से जुड़े थे, बहुत से लोग, या कह लीजिए आप जिस समुदाय की मैं भी बात कर रहा था, अल्पसंख्यक समुदाय की, उन लोगों ने भी मन बना लिया है। उनके साथ भी गुंडागर्दी की गई, उनके साथ भी बुरा हाल किया पिछली सरकारों ने। जो हमें प्रदेश की पिछली सरकार थी, उन्होंने भी ये क्या किया, किसी की जमीन पर कब्जा करते थे, किसी के घरों पे कब्जा करते थे, किसी को लूटमार में उनके लोग लगे रहते थे। तो मैं यहाँ पर कोई बैठा हूं वो बात कहने के लिए जो हमारे जीवन में घटित होती गई, हम देखते गए, हम सुनते गए जी, और अपनी आंखों से हमने देखा है। और देखिए जितना सौहार्दपूर्ण अभी वातावरण है, जैसे सब घुल मिल रहे हैं, मैं तो कहता हूं जितनी आजादी से भारत का मुसलमान रहता है दुनिया में कहीं नहीं रहता है। अगर भारत का मुसलमान अगर कहीं सुरक्षित है, सिर्फ भारत के अंदर सुरक्षित है, उसका भविष्य यहाँ सुरक्षित है, उनके बच्चों का भविष्य यहाँ सुरक्षित है, उनका रोजगार सुरक्षित है, अगर वो एक सच्चा नागरिक है तो टैक्स भी देता हो वो भी सुरक्षित है, और वो भी है जो टैक्स नहीं भी देते होंगे लेकिन अमन सुकून की रोटी खा के रात को सोते होंगे आराम से। ये सिर्फ मिला है मोदी और योगी जी की वजह से। और देखिए होता है कभी कभी आपको अपनी एज के हिसाब से, अपनी उम्र के हिसाब से, उसके हिसाब से कुछ आपको एक्सपीरियंस होते हैं, और मैंने दुनिया घूम घूम के देखी है। हम कुछ ऐसे गरीब मुल्कों में गए हैं और वहां देखा, वो मुस्लिम मुल्क थे, उत्तर अफ्रीका के, नॉर्थ अफ्रीकन थे और मुस्लिम मुल्क थे। वहां पर मैंने देखा कि भूखमरी का ये हाल था कि सड़क चलते गिर जाते थे और गिद्ध आके उसको खा लेते थे। तो वहां पर उन देशों ने मदद नहीं भेजी उनको कि वहां पे भूखमरी दूर की जाए, वहां पे मदद नहीं दी गई, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे देश के अंदर मुसलमानों को बहकाने के लिए उस पैसे को इस्तेमाल किया गया, ना कि वो अफ्रीका के गरीब मुस्लिम मुल्कों में दे करके उनकी 2 वक्त की रोटी दे सकते थे, वो नहीं किया गया। और ये रिकॉर्डेड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर है। भारत के अंदर इस्तेमाल किया गया, इसलिए इस्तेमाल किया गया क्योंकि डिस्टर्ब करने के लिए। अब वो यहाँ पर मेरा ये विषय नहीं आज का कि मैं उसको बात करूं, उसके ऊपर मेरे पास बहुत कुछ है क्योंकि मैंने मिडिल ईस्ट में काम किया हुआ है, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, वहाँ का तरीका जानता हूँ, और ये भी जानता हूँ कि किस तरह की जो संगठन है दूसरे देश में जा करके दंगे फसाद कराते हैं और दूसरे आतंकवादी हमले करवाते हैं। लेकिन भारत में अब देखिए, जब से सरकारें चल रही हैं, हमारी एजेंसीज हैं, हमारे सुरक्षा कर्मी हैं, हमारी सुरक्षा के जो वो हैं, वो इतने मजबूत बना लिए गए हैं कि उसमें हर नागरिक सुरक्षित है, उसमें वो मुसलमान भी सुरक्षित है, उसमें हर जात का, किसी पंथ का हो, बराबर का उसको हक है, बराबर का उसको दर्जा मिलता है और सब सुरक्षित हैं। भारत सरकार ने अपनी सीमाओं के साथ साथ जो सुरक्षा करी है, उसके साथ जो हमारी आंतरिक सुरक्षा थी उसको भी मजबूत किया है। हमें तो आंतरिक बहुत सारे चैलेंजेस रहे हैं। देखिए हमारे जो सीडीएस साहब थे विपिन रावत जी, जनरल विपिन रावत जी, मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, और हादसे में उनका देहांत हो गया। उनका एक वक्तव्य था कि हम 2.5 युद्ध से ग्रस्त हैं। सीडीएस विपिन रावत जी का, स्वर्गीय विपिन रावत जी का बयान था कि हम 2.5 युद्ध से ग्रस्त है भारत। 2 वो हमारी सीमाओं के ऊपर, एक
उत्तर की सीमा, एक पश्चिम की सीमा जो हमें दुश्मन नजर आता है। लेकिन आधा युद्ध जो हम लड़ रहे हैं, हम अपने देश के अंदर लड़ रहे हैं। हम जिनको पहचानते नहीं, इस भीड़ के अंदर हमारे दुश्मन हैं, हम उनको नहीं पहचानते। वो जो आधा युद्ध है वो देश के अंदर लड़ा जा रहा है। आप सोचिए कि कितनी बड़ी बात उन्होंने कही थी, लेकिन उस आधे युद्ध से भी हमने विजय हासिल की हुई है। हमने उन लोगों को भी समझाया है, उन लोगों को भी बताया है जो इस देश के होकर भी देश के साथ नहीं खड़े होते थे। वो ऐसे ऐसे बयान जारी करते थे, ऐसे ऐसे उनके क्रियाकलाप थे जिसकी वजह से देश बदनाम होता है। और साथ साथ में वो लोग गलती इतनी कर बैठते थे, कुछ ऐसे स्टेटमेंट या ऐसे बयान, ऐसे वक्तव्य देते थे, उनको पता ही नहीं चलता था कब वो देशद्रोह कर बैठे। इसे नासमझी नहीं कहेंगे, ये सोची समझी साजिश होती थी। और इस समय जिस मोड़ पे देश खड़ा है, जो हमारे प्रदेश की सरकारें चल रही हैं या हमारे देश की सरकार चल रही है, आप ये देखिए कि बिना दंगा किए हुए, दंगा रहित, कोई भी गुंडा रहित, कोई किसी तरह का भी इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर आपको नहीं सुनने को मिलेगा। आपने नहीं सुना होगा कि किसी ने किसी की जमीन पे, मकान पे कब्जा कर लिया। इस तरह के जो भी माफिया टाइप के थे उन पर रोक लगा दी गई, अंकुश लगाया गया, जेलों में डाला गया गुंडों को। वो सब कुछ कर रही है ये सरकार। जो आंतरिक युद्ध था उस पर भी हमने विजय हासिल की भी है। बाहर की तो हमारी सुरक्षा जो सेनाएं हैं हमारी, वो तो सीमाओं की कर लेती हैं, लेकिन हमारा जो नागरिक हम लोग हैं, हम लोगों का भी एक जो है फर्ज बनता है और हमारा एक ड्यूटी भी है कि हम अपनी आंतरिक सुरक्षा, अपने दाहिने बाएं देखें कि कहाँ पर गड़बड़ हो रही है। हम अपने आंख कान नाक खोल कर रखें और साथ साथ में जब हम वोट देने जाएं तो हम उस सरकार को या उस पार्टी को, चलती हुई सरकार हो या उस पार्टी को हम दें जिसने आपको सुरक्षा दी हो, जिसने आपको शांति का माहौल दिया हो प्रदेश के अंदर, देश के अंदर, जिसने आपको, जिस पार्टी ने आपके बच्चों का भविष्य तय किया हो, जिस पार्टी ने आपकी सुरक्षा देश की बढ़ाई हो। सौदे ना किए उन्होंने। यहां तो लोगों के ईमान बिक रहे थे, बोलियां लग रही थी, वो सारा बंद करके रख दिया हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने। और ये खुला है, किसी से छुपा नहीं है। और बिल्कुल योगी जी ने जो इस प्रदेश, उत्तर प्रदेश के अंदर किया है, मुझे कहने में रत्ती भर भी संकोच नहीं है। किसी की हिम्मत नहीं होती थी जिस तरह से पिछली पार्टी ने, समाजवादी पार्टी हो या चाहे बीएसपी, कांग्रेस, जो भी मैं नाम खुल के लेता हूं, मुझे कोई संकोच नहीं होता, मैं खुल के बात करता हूं, मेरी एक आदत है, थोड़ी सी मैं बोलता रहता हूं। इन लोगों ने मौका उठाया, दलितों के साथ भी बुरा सलूक किया और ये अल्पसंख्यकों के साथ भी बुरा सलूक किया, लेकिन उनको बराबरी का हक कभी नहीं दिया। गुंडों को पूरी छूट दी गई, लूटमार उन्होंने करवाई, लोगों के साथ हत्याएं करवाई, क्या क्या नहीं हुआ। एक तरह से शासन तो था ही नहीं, प्रशासन था ही नहीं। जब से ये सरकार 5 साल पहले आई है, उसके बाद से देखिए कि हवा का रुख बदल गया। वो ठंडी हवाएं आने लगी, जिसको कहते हैं उर्दू में नसीम सहर, सुबह की जो ताजी हवा होती है, प्रदेश में आते ही आपको महसूस होगा। सड़कों पर निकलेंगे तो आपको लगेगा कि आप किसी अच्छे से प्रदेश के अंदर आप जा रहे हैं। आपको यहाँ की हवाओं में भी ताजगी मिलेगी, यहाँ के लोगों के चेहरों में मुस्कुराहट मिलेगी। एक बता दीजिए, कोई दंगे से कोई भी गांव या कोई गली कहीं पे भी उसको कर्फ्यू लगा हो, कभी आपने सुना हो कि बदमाशों ने रोक लिया हो, बदमाशी करी हो? कभी आपने सुना हो कि किसी के मकान पे जाके कब्जा कर लिया हो, किसी गरीब का मकान पे छीन कर अपना घर बना लिया हो? सारा बंद कर दिया गया। तो 10 बार सोचना पड़ेगा हमको, और सभी नागरिकों के लिए है, मैं एक खास समुदाय की बात नहीं कर रहा हूँ। 10 बार सोचना पड़ेगा हम किसको वोट देने जा रहे हैं, किस में हमारा भविष्य है। आदरणीय रिजवी जी, आपने जितनी भी बातें अभी कही, हमारे श्रोता उसे सुन रहे हैं। और हमारा जो आज का विषय है, सौहार्द और संभाव के लिए मतदान। अगर आपकी अनुमति हो तो आपकी इन सारी बातों से मुझे अपने राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की कुछ पंक्तियां याद आई हैं, तो मैं जरूर उद्धृत करना चाहूंगी। क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने उस कविता में कि जो चीज आपने कही कि पहले किस प्रकार का शासन था और आगे फिर क्या हुआ और हम क्या चाहते हैं, उस परिकल्पना को वो लेकर आए हैं। वो कुछ इस प्रकार से कहते हैं कि कुछ आए शरचाप उठाए, राग प्रलय का गाते, मानवता पर पड़े हुए कदमों की धूल उड़ाते। कुछ आए आसीन अनल से भरे हुए झोंकों पर, गाथे हुए मुकुट मुंडों को बरछों की नोकों पर। वाह, कुछ आए तौलते कदम को मणि मुक्ता सोने से, कुछ आए बांधते मन को जादू और टोने से। दान दक्ष अंजलि में सबके लिए कल्याण, सहज धीर गति से आए एक तुम ही गणवान।
तुम आए जैसे आता हो सावन के मेघ गगन में, तुम आए जैसे आता हो सन्यासी मधुवन में, तुम आए जैसे आवे जल ऊपर फूल कवल का, तुम आए जो भूपर छावे सौरभ नभमंडल का। निज से विरत सकल मानवता के दुख में लगे से, निज से विरत सकल मानवता के हित में अनुरत से, भारत राजभवन में आओ सचमुच आज भरत से, भारत राजभवन में आओ सचमुच आज भरत से। और ये अंतिम दो पंक्तियां बहुत सुंदर एक कल्पना को साकार करते हुए, हवन पूत करमे सुदंड नव जटा जूट पर ताज, हवन पूत करमे सुदंड नव जटा जूट पर ताज, जगत देखने को आएगा सन्यासी का राज, वाह, जगत देखने को आएगा सन्यासी का राज। वाह वाह। आदरणीय, आपकी ये बातों से मुझे एक, देखिए हर जगह अच्छाइयां भी होती हैं, अगर हम, और हमारी तो कहते हैं हम सनातन धर्म से आते हैं और सर्वप्रथम हमें लोगों की अच्छाइयों की ही विषय में देखना चाहिए, और अच्छाइयां ज्यादा है और बुराइयों का प्रतिशत बहुत कम है। अगर मैं अच्छाई देखूं, जिस प्रकार से हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि एक विशेष समुदाय पे बात चली हुई है, मैं बहुत उन लोगों को मान देती हूँ, सम्मान देती हूँ इस बात के लिए कि उनके अंदर मतदान को लेकर जो जागरूकता है, हमारा इतना प्रतिशत जो मतदान का, विश्वास करिए, बढ़ जाता है शायद आप ही लोगों के कारण। क्यों हमारा पूरा भारत इस चीज को नहीं सीखता, इतनी जागरूकता इस विशेष समुदाय में। जबकि आपने एक और चीज कही कि शायद कहीं वो पढ़ाई लिखाई में पीछे रह गए, या वो उस प्रकार से हम उन्हें नहीं समझते बौद्धिक स्तर पर, अगर करें, वैसे मुझे नहीं लगता ऐसा है, लेकिन कुछ प्रतिशत अगर हम ऐसा माने, मगर वो चीज मतदान प्रतिशत पर नहीं झलकती, वो प्रतिशत बहुत उच्च स्तर का होता है, जिसके कारण हम एक एवरेज अच्छे स्तर पर या प्रतिशत पर पहुंच पाते हैं। वो कारण क्या है? देखिए, मैं यहाँ एक बात कहना चाहूंगा कि जिस समुदाय की हम बात कर रहे थे, मुस्लिम समुदाय की, आपने देखा होगा, गौर से देखिए, और पीछे के आज से 10-20 साल पहले भी देखिएगा कि जब 15 अगस्त आएगी तो जहां भी इनकी बस्तियां होंगी, सुबह उनके बच्चे नहाए धोए आपको निकलते नजर आएंगे, सफेद कपड़े पहने हुए स्कूल जाते हुए। और वैसी 26 जनवरी को भी नजर आएंगे, उनकी माएँ मार ठोक करके उठा करके उनको भेजती हैं कि जाओ भाई आज झंडा स्कूल में है। तो उसके दो वजह होती हैं, एक तो झंडा, छोटे बच्चों की नज़र में झंडा बहुत खुशी की चीज़ होती है, और फिर उनको स्कूल जाना क्योंकि आज पढ़ना नहीं है, और एक लड्डू केला भी मिलता है, और साथ में हम गड़बड़ वो भी गाते हैं हम खड़े होकर के राष्ट्रगीत। माएँ तैयार करके भेजती हैं, हम गौर करिएगा, मुस्लिम बस्तियों से निकलती हैं, ये प्रैक्टिकल ही मेरा देखा हुआ। इस पर हम तो काफ़ी उसको सोच समझ रहे हैं कि क्या चीज़, क्या थॉट है इनके, थॉट प्रोसेसिंग क्या है कि ये तैयार करके सुबह भेजे जाते हैं। एग्जैक्टली इसी तरह देखिए, जब इलेक्शन हो रहा होता है तो ये सुबह से तैयार होके, नहा धो करके, कपड़े पहन करके सुबह 7 बजे लोग लाइन लगा देते हैं। और यकीन मानिए, इनको कोई भी पास की मस्जिद का मौलाना नहीं कहता है कि सुबह जाकर के तुम पहले वोट देना, कहता है भाई क्या नमाज पढ़ने आओ। वो सुबह की नमाज पढ़ने के लिए कहता है, लेकिन वोट डालने के लिए नहीं कहता। क्या फायदा है, ऐसा भी कहा है, मैंने सुना भी है, हमारे पास उसका एविडेंस भी। क्या करोगे तुम लोग वोट डाल के, तुम्हारे वोट की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन फिर भी आते हैं वोट डालने के लिए। तो देश की से जुड़ी जितनी चीजें हैं ये पूरी करने की कोशिश करते हैं। आप विश्वास करिए, मैं यहाँ पर कुछ वही बात की, कुछ अच्छाई कुछ बुराई होती हैं, लेकिन इसमें बहुत बड़ा महिलाओं का रोल है। मुस्लिम महिलाओं का बहुत बड़ा रोल है कि वो अपने बच्चों को, वो चाहती हैं कि बच्चे पढ़ें। जब वो जाकर कहीं काम कर रहा होता 10-12 साल का, तो माँ शाम को लौटती है तो माँ कलेजे से लगाकर रोती है कि तुम बेटा पढ़ लेते, तुमको मजबूरी है, घर में रोटी लाने वाला कोई नहीं। उनके घरों के हालात अभी, जो मुस्लिम महिलाओं के 3 तलाक में घरों में उनकी बेटियां या उनकी बहनें आके बैठी थी, ये भी मोदी जी ने खत्म किया है। आप जो भी मेरे श्रोता सुन रहे हो, ये सच्चाई है, सामने है, पूरी दुनिया ने देखा है कि इतना बड़ा जुल्म होता था मुस्लिम महिलाओं पे, वो उन्होंने खत्म कर दिया एक झटके के अंदर। इतनी सख्त सजा कर दी गई है कि किसी की हिम्मत नहीं है। तो उसी तरह की टूटी औरतें होती थी जो तो बच्चों को पालना पड़ता था। तो आप जब तंगी में, तंगहाली में, भूखे पेट पालने की कोशिश करेंगे तो माँ को रोता हुआ बच्चा देख नहीं पाएगा, या फिर वो क्रिमिनल बन जाता है, या दंगे फसाद में पड़ जाता है। जो भी होता है उसको आसानी से बहका सकता है। लेकिन सबसे पहला काम जो हमारे मोदी जी ने किया
मुस्लिम महिलाओं के परिवार के अंदर उनकी सुरक्षा दी कि तुमको ऐसे आसानी से छोड़ नहीं सकता, जिसकी जिम्मेदारी है, वरना फोन करके तुमको 3 तलाक नहीं होने वाली। तो मेरा कहने का मकसद यही जो है कि सवेरे लाइन लगाना, वोट डालना, ये किसी के कहने पर नहीं आते हैं। मैं ये नहीं जानता हूँ वो अपने में फंडामेंटल राइट समझते हैं, क्या समझते हैं, लेकिन ये एक चलन है उनके यहाँ। आप विश्वास करिए कि ये 2-3 मैंने आपको एग्जाम्पल दिए हैं, 15 अगस्त के, 26 जनवरी के, स्वतंत्रता दिवस के, आप इनके मोहल्लों में जाके देखिए, बच्चा कूदता खेलता मिलेगा झंडी हाथ में लिए हुए। बस हमको उनको एजुकेट करना है। दूसरे समाज के भी लोग हैं जो पिकनिक मनाते हैं, बिल्कुल, जो लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, उन पे अंकुश लगाना होगा कि पहले वोट डालो। अगर तुम भारत के नागरिक हो, तुम्हारा फर्ज है, तुम्हारी ड्यूटी, उनको ड्यूटी बाउंड करना पड़ेगा। खाली ये नहीं कि फंडामेंटल राइट्स हैं, राइट होने के साथ साथ भी कि आपको वोट देना पड़ेगा, उसको मैंडेटरी करना पड़ेगा। मैं तो भारत सरकार से भी चाहूंगा मैं कि भारत सरकार इसके ऊपर करे, जो वोट नहीं डालेगा। अब तो हमारे क्या सब कुछ आधार से कनेक्टेड है, तो वोट किसने डाला वो भी पता चल जाएगा। कौन नहीं आया तो मेडिकल दो, जिस दिन कर देंगे ना, ये देखिए परसेंटेज 80% पड़ जाएगा वोट। मुझे लग रहा है इस तरह की बातें अभी हो रही हैं समाज में, तो जरूर इस दिशा में कोई कदम उठाया जाएगा कि वोट डालना भी कंपलसरी हो जाए, वरना हो सकता है आपकी कोई सुविधा से आपको वंचित रहना पड़े। ये ऐसा हमें लग रहा है कि बहुत ही निकट भविष्य में ऐसा होने की संभावना है। इसी से जुड़ा हुआ एक और प्रश्न पूछूंगी। अगर हम राजनीति को बिल्कुल अलग कर दें, बिल्कुल राजनीति की बात नहीं करते हैं, तो सांप्रदायिक सौहार्द हमारे समाज में बना रहे, उसके लिए हर संप्रदाय को क्या करना चाहिए? आपका क्या सुझाव है? कहीं आपको महसूस होता है, आपने एक बहुत लंबा समय देखा है अतीत में और वर्तमान में, आप भी महसूस करते हैं, हम भी महसूस करते हैं, कुछ दूरियां देख रहे हैं, वो पारस्परिक सौहार्द वापस आ जाए, क्या किया जाए? देखिए, अब जिस सौहार्द की बात कर रही है, मैं यहाँ पे कहना जरूर चाहूंगा, हमारे यहाँ एक वर्ग है, मैं इस समय उन लोगों की बात कर रहा हूं, उन भारतीय नागरिकों की बात कर रहा हूं, बुरा ना लगे हमारे श्रोताओं को, सुने जरूर, ये सच्चाई है जिसको मैं कहने जा रहा हूं। भारत का हर नागरिक चाहता कि हम सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहें, और हमारे राष्ट्र नेताओं ने भी कोशिश करी है, और कोशिश ऐसे नहीं करी है, कहने को तो हमारी पड़ोस के मुल्क से कई जंगें हो चुकी, 47 में भी हमने जंग लड़ ली, 48 में भी हमारी जंग हो गई, और कई जंगें हो गई। उसके बावजूद, उसके बाद भी जब स्वर्गीय श्री अटल जी की सरकार आई, वो सौहार्दपूर्ण वातावरण में बस लेकर के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान चले गए थे। उस बस के अंदर वो सारे लोग थे इस देश के, चाहे अभिनेता हो, नेता हो, कलाकार हो, राइटर हो, हर वर्ग के लोगों को उन्होंने लिया और बस लेके इत्मीनान से चले गए, वहां उतर गए जी। ये एक एग्जाम्पल है, ये हमारी तरफ से होता था। शायद मुझे लगता है कि मुझे कहने में रत्ती भर भी संकोच नहीं, जो मेरी स्टडी में पढ़ता हूं, वो शायद सनातन होने की एक उनकी जिम्मेदारी थी, या सनातनी होने को उन्होंने अपने को दिखाया कि हम सनातनी हैं, हमने तुमसे युद्ध लड़े, लेकिन फिर भी हम भाईचारे का परचम लेके तुम्हारे पास पहुंचे। बिल्कुल। उसके बाद दोबारा फिर सरकार आती है माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की, वो अफगानिस्तान से यात्रा करके रशिया से अफगानिस्तान आ रहे थे, अफगानिस्तान के बाद उनको सीधे भारत आना था, और 1 घंटे के अंदर तय हुआ, और वो भी शायद वहां के प्रधानमंत्री ने फोन पे कहा आप कहाँ हैं, तो उनका मैं तो काबुल में हूं। तो कल आप यहाँ से होते जाइए, यहीं से ऊपर से तो आप जाएंगे, हमारे यहाँ घर में कार्यक्रम है, कल आ रहा हूं। आप ये सोचिए कि स्टेट्समैन कितना बड़ा प्रोटोकॉल होता है, और उस मुल्क से जिससे हमने जंगें लड़ी हुई हैं, जिससे हमारी एजेंसियां आमने सामने ऑन द मैटर्स रहती हैं, ऑन द मैटर्स से मतलब युद्ध स्तर के ऊपर हम लोग रात दिन चौकन्ना रहते हैं, हम रहते हैं। कह रहे मैं आ रहा हूं, बड़े इत्मीनान से कहा, उन्होंने जारी किया, और हम उनका ये हमारी तरफ से हमेशा कोशिशें की गई। और देखिए वो भी बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, और ये भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, ये भी भारतीय जनता पार्टी के। इससे पहले किसी ने कोशिश नहीं करी है। क्रिकेट खेलने को हम सौहार्द नहीं बोलते हैं, उसमें झगड़े हुए हैं, लेकिन किस तरह से इत्मीनान से इनका जहाज उतरा वहां जाकर के, और वो लड़ाकू जेट, ये कलेजा था 56 इंच का। अब कोई भी मेरे बारे में कुछ कहता रहा, मुझे उसकी परवाह नहीं, कि जब पाकिस्तान की सीमा के अंदर हमारा
एयरफोर्स वन माननीय प्रधानमंत्री का जेट सीमा को पार करता है तो 4 उनके लड़ाकू जेट उसको स्कॉट करते हैं। उसका फ्लाइट कमांडर हमारे पायलट को कहता है कि यू आर वेलकम इन आवर कंट्री एंड रिगार्ड्स टू मिस्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। फ्लाइट कमांडर कह रहा था वो जो हमारे दुश्मन के जेट थे उनको लेकर लाहौर लेकर आए और लाहौर उतरे, उनके परिवार में गए। देखिए सौहार्द की बात हो रही है, हमारी तरफ से कोशिश हमेशा की गई है, ये सनातनी कोशिश करते हैं, बाकी मैं कुछ नहीं कहूंगा। और वो लड़ाकू जेट उड़ते रहे, ड्यूटी बदलती रही, लाहौर में अनडिक्लेयर्ड कर्फ्यू रहा, रास्ते बंद कर दिए जब तक कि सही सलामत जहाज भारत बैठ गया, वापस लौट नहीं आए। वो भी हिम्मत थी माननीय प्रधानमंत्री की, वो जब गए वो अपनी तरफ से हम लोगों ने हमेशा कोशिश करी। यही हम चाहते हैं हमारे देश के अंदर हो, हमारे देश का रहने वाला हर नागरिक वो हमारा है, हमारे ही है वो। हम अपनों से लड़ रहे हैं, हम अपनों से बहस कर रहे हैं, हमारे अपने ही खड़े हो जाते हैं हमारे खिलाफ। और देखिए हमको जंग तो लड़नी पड़ेगी ना, वो आंतरिक युद्ध हो चाहे बाह्य युद्ध हो, हमें लड़ना पड़ेगा, देश को बचाने के लिए लड़ना पड़ेगा, हमें अपनों से लड़ना पड़ेगा। हम नहीं चाहते कि हमारे सौहार्द में जरा सी भी कुछ आए। और ये इलेक्शन टाइम है, उनको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने चाहिए। इतनी मजबूत सरकार, इतनी ईमानदार सरकार, इतना आपको सुकून से रखे हुए है, सुरक्षित रखे हुए है, क्यों हम अपनों से लड़ें। एक मेरी लाइन है और उसको मैं अक्सर कहता रहता हूं, और मुझे नहीं पता कि ये यहाँ फिट बैठती नहीं बैठती, मैं फिलोसोफर नहीं हूं, मैं स्कॉलर हूं। और फिर कृष्ण ने अर्जुन से कहा, ना कोई भाई, ना बेटा, ना भतीजा, ना गुरु, एक ही शक्ल उभरती है हर आईने में, आत्मा मरती नहीं जिस्म बदल लेती है। धड़कन जा छुपती है इस सीने की उस सीने में, धड़कन जा छुपती है इस सीने की उस सीने में, जो एक दिन फना होगा वो पैदा होगा, एक कड़ी टूटती है दूसरी बन जाती है। खत्म ये सिलसिला जिंदगी का, क्या होगा आज के हम अर्जुनी तो हैं। वाह, बहुत खूब, उम्दा। धन्यवाद। आप ही की बात से एक और प्रश्न इसलिए निकला है क्योंकि हमारे जो पिछले 2 सेशंस हुए उसमें आदरणीय पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी ने भी और हमारे साथ सुबही खान जी थे, दोनों ने एक ही संदेश दिया, मतदान के लिए जब आप जाएं तो सनातनी बनकर जाएं। और इस बात को अभी आपने अपने भी वक्तव्य में 2-3 बार कहा, सनातनी। आप इस चीज को, इस स्टेटमेंट को कैसे देते हैं कि अपना मत सनातनी बनकर दीजिए? देखिए ये तो मानना पड़ेगा कि भारत की जो हमारी आबादी है, और मैं इसके ऊपर, मेरी स्टडी बहुत है, मैं इसके ऊपर बोलता भी रहता हूँ, हम सबका डीएनए तो एक ही है ना कहीं सनातन से जुड़े हैं। अगर आप मुसलमानों के घरों में झांक करके देखिएगा, कहीं ना कहीं सनातनी प्रैक्टिस तो करता है। अब यहां पर बात वो है कि वोट डालने जाएं तो सनातनी बन के जाएं। सनातन बनने का मतलब उस पार्टी को वोट दें जो आपके सनातन की सुरक्षा की गारंटी देती हो, जो आपके सनातनी, जो आपके आचार विचार, आपके धर्म, आपकी आस्था, आपका इतिहास, आपके अपने चरित्र का निर्माण में सहयोग करे, आप उसको वोट दें। जो आपकी देश की सुरक्षा करे उसको वोट दें, वही सनातन है। देश की सीमाओं की सुरक्षा करना वो भी सनातन है। हर समय जंग की बात नहीं होती है, लेकिन निकलना पड़ेगा, वोट देना पड़ेगा, सनातनी बनना पड़ेगा। बहुत उन्होंने सही कहा, पुष्पेंद्र जी ने भी और सुबी खान जी ने भी कहा, और मैं भी यही कहता हूं कि एक दिन के लिए सनातनी बन के वोट दे दीजिए। जी, आपके साथ बातें करना बहुत अच्छा लग रहा है। जिस प्रकार मैं आपसे प्रश्न कर रही हूँ, मुझे लगता है हमारे साथ जो इतने दर्शक जुड़े हैं, जो इतने श्रोता हमारे को सुन रहे हैं, उनके भी मन में बहुत प्रश्न होंगे। तो आपकी इजाजत हो तो अब हम अपने श्रोताओं से कुछ प्रश्न लेते हैं। बिल्कुल। और सबसे पहले मैं देख रही हूँ एक बहुत ही यंग स्कॉलर हमारे बीच में है, आदरणीय उज्जवल त्रिपाठी जी। तो हम सर्वप्रथम उज्जवल जी के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि उनके मन में आज क्या प्रश्न है जो वो हमारे आज के मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता से पूछना चाहेंगे। उज्जवल जी। जी, सिकंदर जी को सादर प्रणाम मेरा। हम लोग आपको सुनकर ही बड़े हुए हैं और बड़ा मेरा सौभाग्य कि मैं आज आपको सुनने का मौका मुझे फिर प्राप्त हुआ है। मेरा एक प्रश्न था, मैं भी लगातार लखनऊ की सारी विधानसभाओं में कैंपेनिंग कर रहा था, हमारे लोग लगे हुए थे, लेकिन अभी जो मुस्लिम समुदाय के युवाओं से मेरे पास बैठते हैं, मैं लगातार उनके साथ बैठता हूँ, तो उनके पास एक व्यक्ति विशेष कुछ लोग पहुंचते हैं और वो उनको कहते हैं कि आप नोटा करिए, आप किसी पार्टी विशेष को वोट मत करिए, नोटा करिए, या
दूसरी पार्टी को वोट दीजिए। इस तरह की उनके यहाँ भ्रांति फैलाई जा रही है, उनको समझाया जा रहा है। क्या होता है कि विश्वविद्यालय महाविद्यालय में जो युवा होते हैं वो बहुत मैच्योर नहीं होते हैं, जो हमारी एज ग्रुप के लोग हैं, तो उनको जैसा समझाया जाता है तो उनके लिए बहुत गलत भाजपा के प्रति या राष्ट्रवादी संगठनों के प्रति बड़ा दुष्प्रचार हो चुका है। इसके लिए कैसे उनको अपने और आकर्षित करें, कैसे उनको अपनी बातों को बताएं, इस विषय पे मैं आपसे कुछ चर्चाएं करना चाहता हूं, क्योंकि 23 तारीख को ही लखनऊ में वोटिंग है और उनको किस तरह हम कह सकें कि नोटा बहुत बड़ी समस्या है देश के लिए, क्योंकि नोटा से कोई विकल्प तो चुना ही जाएगा, कोई ना कोई नोटा अगर करेंगे उससे कोई बहुत लाभ होने वाला नहीं है। वोट परसेंटेज तो बढ़ेगा लेकिन कोई लाभ नहीं होगा नोटा से, क्योंकि कोई ना कोई प्रत्याशी तो चुना ही जाएगा। जी, आपका प्रश्न समझ गए हैं उज्जवल जी। आदरणीय भाई साहब जवाब दें उससे पहले मैं अपने सभी दर्शकों से एक निवेदन करना चाहूंगी कि ये हमारा एकदम गैर राजनीतिक पटल है। जो बातें अभी निकल कर आई हैं वो हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि का एक वक्तव्य था, वो उनकी मन की बातें थी, उन्होंने शेयर करी हैं। मगर हमारी पूरी कोशिश रहे और हमारे दर्शकों की कि हम जो भी प्रश्न पूछें वो वोट फॉर नेशन और सौहार्द एवं संभाव के लिए मतदान, इस विषय से जुड़ा हुआ, जिसमें हम किसी राजनीतिक पार्टी का नाम या उसकी चर्चा ना करें, ये मेरा एक विशेष आग्रह है। और अब क्योंकि आपने प्रश्न कर ही दिया है तो सीधे हम चलते हैं आदरणीय रिजवी जी के पास। इनका जो प्रश्न है कृपया आप बताएं। देखिए, थोड़ा समय लगेगा समझाने का। आप जिस वर्ग की बात कर रहे हैं, आप उनके बीच में बैठते हैं, थोड़ा समय लगेगा और काफी कोशिश की गई है और काफी इसमें हम लोगों को सफलता हासिल हुई है कि वो समझने लगे हमको किसको वोट करना है, किसको वोट नहीं करना है, कौन उनके हक में है, कौन की सुरक्षा की गारंटी देता है, कौन उनको रोजगार की गारंटी देता है, कौन उनकी घर और परिवार की गारंटी देता है सुरक्षा की। वो अब समझने लगे हैं। थोड़ा समय लगेगा और कोशिश जारी है, ये सिलसिला जारी है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके सवाल का जवाब मिल गया आपको। आप साथ बैठते हैं, आप भी समझाइए, आप भी उसकी एक कड़ी बनिए। और मैं यहाँ पर शायद ये जोड़ना चाहूंगी आदरणीय कि वैसे भी ये एक अनएथिकल प्रैक्टिस है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी को भी वोट देना चाहता है, वो स्वतंत्र है। जब वो वयस्क हुआ है, उसको ये अधिकार मिला है, तो ये हमें उसके विवेक पर छोड़ देना चाहिए कि वो किसे वोट देना चाहता है। अगर कोई भी व्यक्ति अपने समुदाय विशेष के लिए उसका अगर नेतृत्व समझकर वो उन लोगों को कह रहा है या फोर्स कर रहा है, तो शायद ये प्रैक्टिसेस हम लोगों को समाज में नहीं होने देनी चाहिए। ये शायद करने की आवश्यकता है, क्योंकि मतदान सबका स्वविवेक और स्व अधिकार है। अगला प्रश्न हम लेते हैं। अमन मिश्रा जी, अगर आपका प्रश्न है तो कृपया अपने आप को अनम्यूट करें और अपना प्रश्न पूछें। इमरान साहब, आप में से जो भी अपने आप को अनम्यूट कर सकता है करें और अपना प्रश्न पटल पर रखें। गैलेक्सी A31 जी मैम, आपका ये नाम लिखकर आ रहा है, प्लीज अपना प्रश्न पूछिए। अनम्यूट कर लीजिए। जी मैम, जी अपना प्रश्न रखिए। जी हमारा प्रश्न ये है कि 40% जो पॉपुलेशन है वो बाहर रहता है, अपने गांव में अपने शहर में नहीं रहता है, बाहर या तो कोई इनकम के लिए या कोई स्टडी के लिए रहता है। जो 60% पॉपुलेशन होता है वही वोटिंग कर पाता है। 40% वोटिंग कैसे हो पाएगा, ये कैसे कंप्लीट किया जाएगा? हमारा क्वेश्चन ये है कि जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है या जो और बाहर है उनके लिए क्या किया जाए फ्यूचर में, जो 40% ऑनलाइन वोटिंग हो पाए या कुछ और ऐसा हो पाए, क्योंकि कोई घर नहीं जाएगा 1000-2000 रुपये पैसा खर्च करके वोटिंग डालने के लिए। ऑनलाइन व्यवस्था कैसे किया जाए? आवाज क्लियर नहीं आ रही। मैंने अगर आपके प्रश्न को सही सुना है तो मैं रिपीट कर रही हूँ, एक बार आप कंफर्म करिएगा। आप ये जानना चाह रहे हैं कि जो लोग बाहर रहते हैं, एक बड़ा प्रतिशत आप कह रहे हैं 40% लोग जो बाहर रहते हैं और अपना वोट नहीं कास्ट कर पाते हैं, वो किस प्रकार से क्या किया जाए उनके लिए कि अपना वोट कास्ट कर सके, यही पूछना चाहते हैं आप? देखिए, भारत सरकार ने व्यवस्था की हुई है एम्बेसी के थ्रू। अगर वो देश के बाहर हैं तो एम्बेसी के थ्रू अपना वोट कर सकते हैं, और देश के अंदर जो हैं और वो भी डाक से करते हैं, लेकिन उनका वहां पे बताना पड़ता है कि हम यहाँ पे रुके हुए हैं कितने समय से, तभी उनको ये व्यवस्था दी जाती है कि डाक से अपनी, जैसे मिलिट्री वाले फौजी हमारे हैं वो डाक से मतदान कर सकते हैं, इसी तरह जो विदेश में हैं वो एम्बेसी के थ्रू अपना मतदान कर सकते हैं। जी आदरणीय, और मैं आपको बताना चाहूंगी कल हम लोगों का जो सेशन हुआ था आदरणीय अनुराग सिंह गौतम जी के द्वारा, इस प्रश्न का उत्तर वहां पर भी हमें दिया गया था, और उन्होंने भी बिल्कुल जो आदरणीय ने बात कही
कि एक समय सीमा होती है। अभी ये अब तो हम बिल्कुल वोटिंग के आखिरी चरणों में पहुंच चुके हैं। वो समय होता है आपको पहले से अपने रिकॉर्ड ऑफिसर्स के थ्रू, जैसे सेना की बात की, पूरा ये प्रोसेस होता है पोस्टल बैलेट का, आप अपना मत देते हैं। उसी प्रकार से एम्बेसी के थ्रू काफी पहले से जिस निर्वाचन क्षेत्र के आप होते हैं वहां से संपर्क स्थापित किया जाता है और आप अपना वोट कास्ट करते हैं। इस प्रकार की प्रोविजंस हैं। मैं सभी सुनने वाले श्रोताओं से जो हमारे साथ जुड़े हैं, आप सभी से एक बार अनुरोध करूंगी कि आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की साइट जरूर विजिट करिए। उस साइट पर इस प्रकार के हर सवाल का जवाब दिया है। उसमें एक सेक्शन है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। उसमें भी अगर आप जाएंगे तो आपको इस प्रकार के हर छोटे बड़े प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। और ये कार्य कभी भी तब नहीं करना चाहिए जब आप बिल्कुल मतदान की तिथि के निकट पहुंच चुके हो। ये कार्य कम से कम 3 से 4 महीने पहले करना चाहिए, क्योंकि इस डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस में, क्योंकि ये एक बहुत ही फुल प्रूफ सिस्टम होता है, आप कोई भी ऐसी गलती नहीं करना चाहेंगे जिससे कि जिन लोगों को वोट नहीं देना चाहिए, कुछ ऐसे तत्व जिनका वोट नहीं पड़ना चाहिए, वो इन सिस्टम्स का गलत फायदा उठाकर वोट कास्ट कर दे। इसलिए इसमें एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है, विच टेक्स टाइम। तो आप इस साइट को विजिट करिए, सारा प्रोसीजर पढ़िए और कोशिश करिए समय रहते उस प्रोसीजर को कंप्लीट करके अपना वोट अवश्य कास्ट कर दें। और अभी वर्तमान में कल मतदान के लिए या जो अगले चरणों में मतदान के लिए आप लोगों के पास प्रश्न हो तो वोटर्स हेल्पलाइन एक एप्लीकेशन है, कृपया उसको डाउनलोड कर लें। उसमें आपके प्रश्नों के बहुत से जवाब मिल जाएंगे। अंशुमान, आप अपना प्रश्न रखना चाहते हैं? हाँ, मेरा प्रश्न ये, आपका नेटवर्क इशू है शायद। और मैंने बूथ पे पोलिंग पे अपना टाइम दिया था, ड्यूटी की थी। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि जो वोटिंग होती है वो आधार से लिंक होके होनी चाहिए। हेलो, आपका नेटवर्क इशू हो रहा है, हम आपको टूट टूट कर सुन पा रहे हैं। मेरा कि आधार से लिंक होके जो है एक वोटिंग की प्रक्रिया होनी चाहिए। जी सबसे जी। बड़ी दिक्कत ये होती है, फर्जी मतदान ऐसे होता है जैसे जो हिंदू में महिलाएं हैं वो घूंघट में आती हैं और पर्ची उन्होंने दिया, उन्होंने फिंगर तुरंत मिटा दिया, स्याही। अब जो हमारी मुस्लिम वो नकाब लगाए होती हम हैं तो लोग उसमें आपका पहचान प्रश्न नहीं। समझ गए हैं, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही, हम सीधे उसके उत्तर के लिए अब अपने ईवीएम में कुछ ऐसी सुविधा बनानी चाहिए कि आधार से फिंगर। जी डॉक्टर प्रवीण जी, आपका प्रश्न अपने आप को अनम्यूट करिए। नमस्कार भाई साहब को मेरा नमस्कार। भाई साहब से एक प्रश्न किया था और बहुत बड़े स्कॉलर हैं, देश समाज में उनका बड़ा नाम है। लेकिन बहन जी, आपने प्रश्न किया था कि हमारा मुस्लिम समाज बहुत अधिक जागरूक है वोट देने के लिए, और जो बाकी समाज है, सुनाई पड़ रहा है भाई साहब मेरी बात आपको? जी जी बिल्कुल आ रही है। जो बाकी समाज है वो उतनी जागरूकता से वोट कास्ट नहीं करता है। खेल केवल कुछ शब्दों का है। जो मुस्लिम समाज है वो उसकी जागरूकता का कारण यह है, एक उर्दू में शब्द है कौम। कौम का मतलब राष्ट्र से है, और उनकी इलिटरेसी के कारण कौम को वह धर्म से जोड़ लेते हैं, जिसके कारण से कौम शब्द जैसे कौमी तराना, राष्ट्रीय तराना, राष्ट्रीय गीत। और जो हिंदू समाज का मामला है वहां पर राष्ट्र जैसे शब्द की व्याख्या अभी तक आम जनमानस तक नहीं हो पाई है, और वो जातियों में टूट टूट कर वोट कास्ट करने की कोशिश करता है। वहां राष्ट्रीयता की भावना का अभाव रहता है। केवल इस शब्द का खेल है। अगर इस शब्द के आसपास कौम और राष्ट्र के आसपास हम अपना काम कर सके तो हमको लगता है वोट कास्ट जो है हो रहा है उसका परसेंटेज बढ़ेगा। मेरा सुझाव है भाई साहब से
इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकता है। जो मैंने बात कही या बात मैं ठीक से रख पाया हूँ, इस बारे में मेरा भाई साहब से ओपिनियन है। क्या मैं ठीक कह पा रहा हूँ ये बात? जी भाई। रिजवी जी साहब। बिल्कुल, मैंने आपकी बात समझ ली। आपने कहा ना, उनका जो वोट हो या उनका जीवन शैली में कौम बहुत इंपॉर्टेंट है, कौमी तराना होता है, कौमी, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन कौम के माने क्या हैं? उनकी राष्ट्र डेफिनेशन के अंदर कौम जो है बिरादरी से है, कौम जी राष्ट्र से नहीं है उनका। जी 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 वो जी कौम जी। बिरादरी से है। हाँ, लेकिन कौम को आपको धर्म मैं से बात जोड़ते कहना हैं। चाहूंगा, जी जी जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो उनका बिरादरी से है। ये कौम मतलब मुस्लिम समाज। और जी एक्चुअली अगर आप इसको अरेबिक में इसको ट्रांसलेट करेंगे, कौम के माने होता है उस एरिया के रहने वाले लोग, कि भाई हम लोग ये अरबी कौम के हैं, ये इजराइल के कौम के हैं। लोग इसको जो मिस इंटरप्रेट करते हैं, और वो एक आम भाषा बन गई, कौमी तराना, कौमी लोग, ये कौमी है सब, कौमी आवाज हो जाती थी कि कौम की आवाज। एक अखबार निकलता था कौमी आवाज, जी वर्ड ऑफ नेशन, वर्ड ऑफ जी नेशन है इसके माने। लेकिन यहाँ जी पर जो वोट की बात आती है, तो कौम के लिए, कौम का आदमी इलेक्शन लड़ रहा हो तो उसको वोट देने चले जाएंगे क्योंकि कौम का है जी आदमी। जी लेकिन इस जी चीज का ध्यान दीजिएगा, कई ऐसे हमारे कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जहां पर कोई मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा भी नहीं होता है, तब वो पार्टी को वोट दे रहे होते हैं जाकर के। जी तो वो अपनी किसी पार्टी को, जो उनकी चुनी हुई पार्टी है, उसको जाके वोट देते हैं जाकर के। जी तो आपकी बात बिल्कुल सही है, कौम की आपने बात की। लेकिन जो आपने राष्ट्रवाद और राष्ट्र की उसकी कही आपने कि हमारी क्या बढ़ जाता, ऐसा है नहीं सर। अब बदल चुका है। अब लोग जाके सनातन के लिए वोट करने लगे हैं। माफ कीजिएगा, मैं हाँ, पिछले ठीक ठीक 7-8 साल से तो मैं देख रहा हूँ, अब वोट सनातन के ठीक। लिए होता है। हाँ, उसको लेकिन शब्द नंबर अच्छा ऑफ, है कि हम सनातन कहेंगे तो ज्यादा अच्छा है। भाई साहब मेरा सिर्फ इतना सा कहना था भैया, कि नंबर ऑफ वोट्स जो कम पड़ रहे हैं इधर दूसरी कम्युनिटी के, उसके पीछे कारण यही है कि राष्ट्र और जाति, जाति महत्वपूर्ण हो जाती, राष्ट्र पीछे हो जाता है। बस मेरा इतना सा कहना। धन्यवाद। जी 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 जी, धन्यवाद। गौरी जी। सर नमस्कार। सर नमस्कार, विवेक व्यास बोल रहा हूँ मैं इंदौर से। जी विवेक जी, प्रश्न सर आवाज पूछिए। आ रही है मेरी? जी आ रही है, सर मैं ये प्रश्न पूछना पूछिए। चाह रहा हूँ कि हम सनातन धर्म की आप बात कर रहे हैं, तो जब भी बात करते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करते हैं, मगर षड्यंत्र पूर्वक जो चीजें कुछ समय में सामने आई है सोशल मीडिया के माध्यम से, बाकी चीजों के, कि जो परिवार में सदस्य संख्या का अंतर है वो बहुत डिफरेंस हो जा रहा है। क्योंकि एक परिवार जो है जिसमें 4 ही लोग होते हैं, और एक परिवार है जिसमें 15, 20, 25, 40 लोग होते हैं। तो जब इनकी एज हो जाएगी और ये वोट का असंतुलन हो जाएगा, इसके लिए क्या सरकार कोई कदम उठा रही है? धन्यवाद भाई साहब। की बात मैं समझ नहीं पाया हूँ। देखिए, जी, जो इन्होंने प्रश्न पूछने की कोशिश की है, इनका कहना है कि कुछ लोग जो सीमित परिवार के साथ हैं और कुछ जिनके बड़े परिवार हैं, तो क्या भविष्य में असंतुलन की संभावना आ सकती है? सरकार इस विषय में क्या कर रही है? देखिए, मैं आपके सवाल को समझ गया हूँ। कुछ आपकी आवाज वाइब्रेट कर रही थी और मैं सुन नहीं पाया था, उसकी क्षमा। बड़े परिवार, छोटे परिवार हैं तो भारत के नागरिक। अब जिसका बड़ा परिवार होगा वो भी वोट दे रहा होगा, जिसका छोटा। इस विषय में भारत सरकार कुछ ना कुछ जरूर करने जा रही है, जहां पर परिवार बहुत बड़े हैं। वह ये नहीं होगा किसी का वोट नहीं देने का हक है, लेकिन ये पाबंदी जरूर होगी आने वाले समय में। मैं कोई वो नहीं हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि आने वाले समय में भारत सरकार करे ना करे, लेकिन मैं इच्छा जाहिर करता हूं कि भारत सरकार करे 2-2-4 का। ये जिनके 8-10 बच्चे होते हैं या 6-8 बच्चे होते हैं, उनको पर कुछ अंकुश लगाया जाए, कुछ उनको पर सरकारी रुकावटें लगाई जाए कि मान लीजिए कि जिनके बच्चे ज्यादा होंगे उनको जो फैसिलिटी भारत सरकार देती है उसको कम कर दी जाए। हो सकता है वोटर लिस्ट में नाम ही ना लिया जाए। ये मेरी अपनी सोच है। मैं भारत सरकार से विनती कर सकता हूँ। भारत सरकार क्या करेगी ये हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन आपका प्रश्न जो है बिल्कुल सही है कि एक परिवार में 25 लोग होते हैं, एक तरफा जाके वोट देना शुरू कर देते हैं, एक जगह 4 होते हैं, और 4 होते हैं वो भी सो जाते हैं, उस दिन जाते नहीं, छुट्टी मना लेते हैं भाई, पकौड़ियां खाते हैं घर पे बैठ के। आई एम सॉरी, शुड से मुझे कहते अच्छा नहीं नहीं लगा। बिल्कुल हमने सही देखा बोला। हमारे मित्र। धन्यवाद, आपने मेरा प्रश्न पूरा। जी भाई साहब धन्यवाद। जी जी बिल्कुल, यही वजह है कि शायद हम लोग इस कुछ ऐसी पॉलिसीज की आगे बात हो रही है जो इस प्रकार की
हर समुदाय में ये है। अगर हम अपने गांव में चले जाएं तो हिंदू समाज में भी बहुत इस प्रकार का अज्ञानता है और बड़े परिवार देखने को मिलते हैं। तो हम एक विशेष लोगों के लिए ऐसा कुछ नहीं कह सकते, हर किसी के साथ है। तो एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की आवश्यकता है ही है। इधर हम देख सकते हैं ओम सिंह राणा जी हमारे साथ जुड़े हैं। आदरणीय, आप अपना प्रश्न पटल पर रखें। ओम सिंह राणा जी, अनम्यूट करें। जी नमस्कार। आप सुन सकते हैं? जी, आवाज आ रही है, प्रश्न रखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं स्क्वाड्रन लीडर राखी अग्रवाल जी को भी धन्यवाद बोलना चाह रहा हूं कि कल जब हम चर्चा कर रहे थे तो जो मेरे मन में एक प्रश्न था वो आपने रेज किया था और बहुत वैलिड क्वेश्चन था वो। ऐसा आज भी उस मुद्दे पर बात हुई है कि जो स्टूडेंट्स जो बाहर दूसरे स्टेट में पढ़ रहे हैं, अपने पैतृक गांव से, अपने पैतृक स्थान से दूर है, तो उनकी वोटिंग का भी कुछ सोचना चाहिए। हालांकि ये ज्यूरिडिक्शन माननीय की नहीं है जो आज हमारे बीच है मुख्य वक्ता, लेकिन फिर भी ये एक इस पटल पर ये क्वेश्चन रखना बेहद जरूरी है। तो कल आपने भी और मैंने भी वो पॉइंट रेज किया था, आज भी वो पॉइंट रेज हुआ है। दूसरी बात, एक बात निकल कर आई यूनिफॉर्म सिविल कोड की। देखिए, यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, सब हिंदुस्तान की बात हो रही है और हमें हिंदुस्तान के लिए नेशन फर्स्ट, जिस तरह हम वोट फॉर नेशन बोलते हैं उसी तरह नेशन फर्स्ट की भी एक अवधारणा हमारे बीच में है। तो नेशन फर्स्ट अगर रखना है तो हमें गोवा का एग्जांपल सबको अपने सामने रखना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में यूनिफॉर्म सिविल कोड का कोई वो नहीं हो सकता है। हमने देखा कि गोवा ने करके दिखाया। गोवा ने क्यों करके दिखाया और कब से गोवा में है हम सब जानते हैं। तो नेशन फर्स्ट की अवधारणा अगर वास्तव में इस तरफ चलना है तो हमें ये कुछ स्टेप लेने होंगे। और ये मैं यहाँ पर ये बात इसलिए कर रहा हूं, हालांकि मुझे पता है कि ये किसी की भी ज्यूरिडिक्शन में नहीं है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को हम यहाँ डिस्कस करें, लेकिन ये आपसी एक मंत्रणा है। तो जब तक यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं होगा, एक देश एक विधान एक संविधान की हम बात करते हैं, तब तक जनसंख्या का जो विस्फोट है वो नहीं रुकेगा। अभी आपने देखा कि हमारे कोरोना आपदा में भी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने जो कर सकते थे किया, जो वर्तमान सरकार उन्होंने किया। अपने इतने बड़े जनसमूह को, 147 करोड़ की जनसंख्या लगभग हमारे देश की है, तो उनको चूंकि कोरोना काल में समस्या थी तो उनको जो उनका जिम्मेदारी थी उन्होंने अच्छे से निभाया। जो हमारे गरीब तबके के लोग हैं उनको राशन फ्री दिया और सारी जो जिम्मेदारियां थी पूरी की। लेकिन क्या हमें नहीं लगता कि जो डेवलप कंट्री है आप अपना अगर कोई प्रश्न रखना चाहें, हम चाहेंगे आप अपना प्रश्न जरूर कर लें, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं जो अपना प्रश्न करना चाहते हैं। तो हम प्रश्न, आपका कोई प्रश्न है तो बताइए जी। तो जब भी मौका मिले, आप बहुत ही एक्टिव हैं राखी जी इस बारे में, जब भी मौका मिले हम सबको एक मेमोरेंडम मतलब एक मोमेंट खड़ा करना चाहिए और सभी को इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन कास्ट के भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए। रही बात आज की, जी बिल्कुल आपकी बात बहुत वैलिड है कि हम सबको मिलकर यूनिफॉर्म सिविल कोड अपने भारत में लागू करने के लिए प्रयास करना होगा। जी, अब कुशाग्र जी आप अपना प्रश्न करिए। भाई साहब प्रणाम। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे कि वोटर लिस्ट में नाम हो जाता है लोगों का और बिना एज की जो वोटिंग की एज होती है वो 18 साल होती है, और लोग जब वोट डालने जाते हैं तो जो भी अपने साथ आइडेंटिटी ले जाते हैं, आईडी कार्ड वगैरह, उसमें 18 साल एज नहीं होती है और वोटर लिस्ट में कैसे एज पूरा करके 18 साल कर देते हैं? जी, आपका प्रश्न नहीं समझ सके। अगर ये कह रहे हैं कि 18 साल के नहीं, लेकिन वोटर लिस्ट में उनका नाम आ गया है और आइडेंटिटी आधार कार्ड वगैरह साथ में ले जाते हैं। देखिए, वो टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है। जिस समय ये घर घर जाकर के वोटर लिस्ट को देख रहे होते, चेक कर रहे होते हैं, उसी टाइम लोग कुछ लोग पड़ोसी नाम डलवा देता है आपका, आपको पता ही नहीं चलता है। कभी कभी ये इस तरह की गलतियां हुई हैं। तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि आपका तो आधार कार्ड या जो भी आपका आईडी चेक करेंगे तो अगर उसके अंदर आपका एज सही होगी तो आप वोट डाल सकते हैं। आईडी लोग देख लेते हैं नाम मात्र के लिए और उसके बाद तुरंत वोट डलवा देते हैं। और जो बच्चे लगते हैं, जैसे ये देखिए त्रुटि ये बहुत कम होती है, ऐसी त्रुटि होती नहीं है और टेक्निकली कुछ हुई होगी ये, इस वजह से उसमें नाम आ गया होगा। जी कुशाग्र, आप किधर से हैं और क्या करते हैं? लखनऊ में है मैम, लखनऊ के रहने वाले हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय से पढ़ाई कर रहे हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब के छोटे भाई हैं। गौरी जी अपना प्रश्न रखिए। जी नमस्कार सर, चरण स्पर्श। वीडियो ऑन कर लें अगर आप जी, अपना वीडियो अगर आप ऑन कर लें। No, the thing is network is not supporting, ma'am. I tried. Okay, right. Please go ahead with your question.
सर, ये एक जनरल ओपिनियन है जिसको मैं प्रश्न के तौर पर पेश करना चाहूंगी। मैं सुन रही थी सबके ओपिनियन कि एक पर्टिकुलर जन समुदाय है जो वोटिंग के दिन नहीं जाती है। ये सही बात है, हिंदू बहुत ही निष्क्रिय हो गए हैं, क्योंकि अभी तक ये कहा जा रहा था कि हिंदू समाज जगा नहीं है, सो रहा है, जो भी है। लेकिन जब हिंदू समाज जगता है तो जब वो वर्बल होता है तो उसकी हत्या कर दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आज ही कर्नाटक में हर्षा नाम के एक 26 साल के युवक की हत्या कर दी गई क्योंकि उसने हिजाब के खिलाफ बोला। तो कहीं ना कहीं शायद हिंदू समाज को ये लग रहा होगा कि बाकी पार्टियां हैं जो, और अगर बीजेपी आती है तो वो मुस्लिमों को गुस्सा ना आए इस तरह से कुछ कदम उठाती है। तो ये जो लोग हिंदू आवाज उठा के जो मार दिए जाते हैं, जो मर जाते हैं, तो इसीलिए शायद हिंदू समाज निष्क्रिय हो गया होगा कि हम जिसको भी वोट डालें, हमारा तो बस यही डेस्टिनी है, हमको बस इसी तरह से मान के चलना पड़ेगा। मे बी दे हैव कंक्लूडेड, कम टू दैट कंक्लूजन। तो इसका मतलब कैसा सॉल्यूशन निकलेगा सर? हिंदू समाज को कौन आश्वासन देगा कि नहीं भाई, तुम उठो, तुम जागो, तुम अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां पे मतलब फुलफिल करो, डिस्चार्ज करो, और फिर जब तक क्या होगा, हिंदू समाज अपना आवाज नहीं उठाएगा, बीजेपी नहीं आएगी, कोई नेशन बिल्डिंग पार्टी नहीं आएगी, और जब हिंदू समाज आवाज उठाएगा तो वो मार दिया जाएगा। तो वेयर इज द बैलेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स सर? गौरी Thank जी, you. गौरी जी नमस्कार। आपका प्रश्न बहुत ही वैलिड है, और मैं जानता हूं आप जहां से हैं वो आप शायद आंध्र प्रदेश से बोल रही हैं, और इसलिए वहां पे इस तरह के काफी चल रहे हैं मिशनरीज और जो नुकसान पहुंचा रहे हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा है। और जो भारतीय जनता पार्टी से, अब देखिए, जो ये यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है किसी पर्टिकुलर पार्टी के लिए नहीं है, लेकिन जब आपने बात करी दी, छेड़ दी, तो मैं बोलूंगा जरूर। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ कई प्रदेशों में हुआ है, वेस्ट बंगाल में हुआ है, केरला में हुआ है, आपके आंध्रा में भी हो रहा है, ऐसे काफी हुआ है। उसकी वजह है कि वहाँ की जो लोकल पार्टी है, लोकल पार्टी में बात कर रहा हूँ, लोकल पार्टी है जो दूसरे समुदाय से कहीं ना कहीं से वो जुड़ी हुई हैं, और वो आपको चाहती नहीं कि आप वहाँ पे पनप पाओ, वहाँ पे आप लोग कुछ कर सको, वहाँ पे आपको जीने भी नहीं दे रही ठीक से। और इसके लिए हम लोग बड़े स्तर के ऊपर कार्यक्रम, बड़े स्तर के ऊपर हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ हम चाहेंगे और कहेंगे भी इस चीज को कि बड़े स्तर के ऊपर इसको लाया जाए पटल के ऊपर, कि जहां पे इस तरह जातियां की जा रही हैं कार्यकर्ताओं के साथ, उसके साथ हम लोग खड़े होंगे। और कोई भी सनातनी के साथ इस तरह की कोई भी घटना घटित होगी, हम पूर्णतः आपके साथ हैं, पूरी ताकत और शक्ति से हम सब साथ हैं। और ये बात हम ऊपर तक पहुंचाएंगे, सबसे कहेंगे, सब लोगों से कहेंगे, इस संवाद के जरिए भी कहेंगे कि उनकी सुरक्षा जो है सुनिश्चित की जाए। जो भी वहां पे कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी को हों, जो भी सनातनी हो, जो भी सनातन से जुड़े हुए संगठनों के लोग हों। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सवाल किया। आदरणीय अंशुमान भदौरिया जी, अपना प्रश्न रखिए। अनम्यूट योरसेल्फ। देवांगी पांडे, अपना प्रश्न पूछे। मैम, मेरा एक क्वेश्चन है कि इतना करने के बाद भी, इतना मतलब मुस्लिम्स के लिए ऐसा नहीं है कि बीजेपी कुछ कर नहीं रही है, चाहे वो 3 तलाक हो, चाहे इतना कुछ होने के बाद भी ऐसा क्यों है कि वो बीजेपी के फेवर्स में नहीं आ रहे हैं? मुस्लिम वोट क्यों ऐसा होता है कि वो बाइफरकेट होता है? क्यों बीजेपी के पक्ष में नहीं आ रहा है वो? ऐसा क्यों इसी में है? भाई साहब मैं एक चीज भी जोड़ना चाहूंगी। थैंक यू देवांगी जी। जब हम लोग सामान्यतः समाज में ये चीज देख रहे हैं, लोग ये कहते हैं कि अगर किसी हिंदू बाहुल्य क्षेत्र से भी अगर कोई मुस्लिम प्रत्याशी खड़ा होता है तो उसके जीतने की संभावनाएं हमेशा रहती हैं, मगर अगर इसी का विपरीत होता है तो ऐसा नहीं होता कि अगर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हो और कोई हिंदू प्रत्याशी हो तो उसके जीतने की संभावनाएं बिल्कुल शून्य होती हैं। और यही शायद उनका भी कुछ इसी प्रकार का एक प्रश्न है। बिल्कुल मैं समझ गया हूँ। देखिए, ये बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है, आज नहीं 17 सालों से चली आ रही है, उनकी आदतें पड़ गई हैं। उनके समाज के लोग, खास करके जिस समाज को मुल्ला कंट्रोल करेंगे, मौलाना कंट्रोल करेंगे और उनके दीन ईमान वाले कंट्रोल करेंगे, उनका ब्रेन वॉश करेंगे, वहां ऐसा होता रहेगा। एक घृणा उन्होंने पैदा करके रखी हुई है। मैं खुद उस समुदाय से आता हूं और मैंने देखा है कि घृणा इतनी पैदा करी जाती है कि नाम लेने से ही वोट डालना तो बहुत दूर की बात है,
कि नाम लेते ही कुछ ना कुछ वहां पे गड़बड़ हो जाती है कि साहब कि उनको वोट नहीं देना, इनको वोट दे देना, क्योंकि वो हिंदू कैंडिडेट खड़ा है तो मुस्लिम कैंडिडेट चाहे जितना घटिया हो उसको दे देंगे वोट जाकर के, अपने वोट को भी बेकार कर देते हैं, जबकि वो इलेक्शन हार भी जाता है। यानी कि अपने वोट का सही सदुपयोग वो करते ही नहीं है। ये उनको हमें ज्ञानवर्धन करना पड़ेगा, उनके सिस्टम को हमको बदलना पड़ेगा, उनको हमको पढ़वाना पड़ेगा, उनके बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, उनको थोड़ा सा इस तरह के मदरसों से दूर रखना पड़ेगा जहां पे उनको बचपन से ही शिक्षा देनी शुरू कर दी जाती है कि तुम मुसलमान हो, तुम मुसलमान हो, तुम मुसलमान हो, सबसे बड़ी कौम तुम्हारी है। ये सबसे बड़ी गलती है ये। सर लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अनएजुकेटेड लोग हैं, बहुत अच्छे पढ़े लिखे मुसलमान भी बीजेपी से क्यों उनके सपोर्ट में नहीं उतरते हैं? सिस्टम, मैंने आपसे बोला ना, जो घृणा का माहौल पिछले 70 सालों 65 साल से इन्होंने बना के रखा था, डरा के रखा था। मैंने स्टार्टिंग में मैंने यही शुरू में कहा था कि उनको डरा के रखा गया था, भारतीय जनता पार्टी से डरा के रखा गया, संघ से डरा के रखा गया, हिंदू संगठनों से डरा के रखा गया। जबकि सबसे ज्यादा अगर कहीं भी दंगे फसाद मारकाट हुई तो मुस्लिम देशों में, भारत में नहीं हुई कभी। भारत के अंदर मुसलमान हमेशा सुरक्षित है, लेकिन उनका माइंडसेट हो चुका पिछली पार्टियों ने बना के रखा हुआ है। जो पार्टियां खत्म हो गई हैं, हाशिए पर आ गई, बिल्कुल कगार पे खड़ी हैं, लेकिन अभी भी मरते मरते भी कुछ ना कुछ बोल रही हैं उल्टा सीधा। सब हम लोग भुक्तभोगी हैं, जो हम देखते चले आ रहे हैं। हम लोगों को गुमराह किया गया। मुसलमान गुमराह बहुत आसानी से हो जाता है, इसीलिए जाके मुसलमान को वोट देता जितना पढ़ा लिखा। एक बात करिएगा, माफ करिएगा, मैंने देखा है जितना पढ़ जाता मुसलमान वो जो उल्टा जाहिल होता चला जाता। उससे बेहतर जो कम पढ़ा लिखा है उससे कहो कि कमल पे देना, तुमको ये तुम्हारे साथ तुम्हारी सुरक्षा है, तुम्हारे बच्चों को पढ़ाई होगी, जाके कमल पे देता। मैंने कल एक कार्यक्रम अटेंड करा था, मैंने देखा एक अच्छा मुस्लिम वर्ग अच्छी तादाद में मौजूद था और बाकायदा खड़े हो कर भारत माता की जय कर रहा था। मैंने कल देखा इसी लखनऊ शहर के अंदर, और काफी बड़ी तादाद के अंदर। ये पश्चिम का क्षेत्र का कल कार्यक्रम था, और सारा मुसलमान था, ऐसा नहीं कि मुसलमान भी वोट देने लगा है। और उसके वो लोग देने लगे, इसमें तो वो लोग भी जुड़ गए जो 3 तलाक से त्रस्त थे। हर घर में कोई बहू बेटी बैठी हुई है, हर घर में किसी की बहन बैठी हुई है, तो वो वोट आपके अंदर देता है जाकर। वो जानता है कि इन्होंने इंसाफ हमारे साथ किया है, मोदी जी ने इंसाफ हमारे साथ किया है, वो दे रहे हैं। अब धीरे धीरे तादाद बढ़ रही है, वो जी खुद देख रहे बिल्कुल। हैं। और शायद हम लोगों की भी यही कोशिश है इस जागरूकता अभियान से या इस प्रकार के सेशन से कि जी। लोग राष्ट्र हित में सब कुछ सोच समझ के, अपना अच्छा बुरा देख के, समाज का अच्छा बुरा देख के, देश के लिए क्या उचित है, देश कैसे प्रगति के रास्ते पे बढ़ेगा, ये सोचकर अपना वोट दे। ये हम सबका प्रयास है। इसलिए हम लोग अपना ये जो समय है, इतना मूल्यवान समय आपका भी हम ले रहे हैं, इसीलिए कि राष्ट्र में एक सबके अंदर जागरूकता आए। अब हमारे बीच में शेखर पाल जी हैं। शेखर जी अपना एक प्रश्न रखिए। कैप्टन सर के लिए सादर प्रणाम। मेरी आवाज आ रही है सर? जी। और मैम आपके लिए भी सादर प्रणाम मेरा, जो आप ऐसे प्रोग्राम चला रही हैं, जो कर रहे हैं। मैं अपना छोटा सा परिचय देना चाहूंगा। हिंदू राष्ट्र शक्ति से प्रदेश संगठन मंत्री हूँ, चंद्रशेखर पाल। और सर का जी अपना प्रश्न रखिए। धन्यवाद जी। लेता रहता हूँ। मेरा एक 2 टॉपिक पे है मेरा। पहला चीज है, मैं हिंदू राष्ट्र शक्ति से हूँ, भारतीय जनता पार्टी से नहीं हूँ। उसके बावजूद भी मैंने राष्ट्र हित के लिए, देश हित के लिए, अपने समाज के लिए, सनातन धर्म के लिए, बीजेपी के लिए 3 विधानसभाओं में जिम्मेदारी संभाली और सभी को प्रेरित किया कि वो जाकर वोट करें और सही निर्णय, बहुत अच्छी बात, अच्छा देख के वोट करें। मैं ये नहीं कहता, मैं बीजेपी का पदाधिकारी नहीं हूँ कि आप बीजेपी को वोट दें। अपनी समझ से अपने देश के हित में और अपने धर्म के हित में वोट करें। दूसरा मेरा एक प्रश्न है कि जब वोटिंग हो रही थी तो मैंने कई बूथों पे जाके, वो भी जिम्मेदारी मेरे पास थी, तो वहां पे एक सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि वोटर लिस्ट में नाम नहीं होता है। ये दिक्कतें एक जगह नहीं है, सभी जगह होती हैं कि बहुत से लोग बोलते हैं कि मेरा प्रधानी में था, लोकसभा में था, उसमें था, इसमें नहीं है। तो ये थोड़ा सा अगर सुधार हो इस चीज पे तो वोट का परसेंटेज बढ़ सकता है, क्योंकि बड़े चाव से, बड़े लगन से वोटर घर से निकलता है वोट डालने के लिए। वहां जब लिस्ट में उसका नाम नहीं होता तो हताश होके घर लौट आता है। ये चीज मैंने कई वहां नोट की। मैं कुछ लोगों की हेल्प भी कर रहा था। मैं अपने संगठन में, मैंने ग्रुप में ये मैसेज डाला भी है कि कई ऐप आए हुए हैं, वोटर हेल्प करके एक ऐप आया है। अगर वोटर आईडी आपके पास है तो उससे वहां से आपका वोट निकल रहा था, लेकिन वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं था। तो ये चीज थोड़ा सा अगर सुधार होता है इन पे तो वोट में परसेंटेज बढ़ सकता है। बाकी तो सभी आप और सर लगे हुए हैं कि देश हित में और राष्ट्र हित में जो है। आपकी बात समझ में आ गई है।
देखिए, वोटर लिस्ट का अवलोकन होता है और 3-4 महीने प्रक्रिया शुरू होती है। इलेक्शन कमीशन हर क्षेत्र में या आपको लगता है कि वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो उसकी प्रक्रिया होती है, आपको करना चाहिए। जो लोगों ने नहीं करवाई उसको करवा लेना चाहिए। आप खुद समाज में निकल कर उनको बताएं, लोगों को एजुकेट करें, उनको समझाएं कि भाई देख लो, चेक कर लो, वोटर लिस्ट से नाम तो नहीं कट गया, गलती से हट गया, उसको जाके जुड़वाइए जाकर। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, मैं फिर से एक बार एम्फसाइज करूंगी जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं कि मतदान का ये जो पूरा प्रोसेस होता है, आपको बहुत समय से पहले पता होता है कि आपका मतदान का वक्त आ रहा है, निर्वाचन क्षेत्र में जाकर आपको अपने मत का प्रयोग करना है। क्यों नहीं जिस प्रकार हम अपनी किसी परीक्षा के लिए पहले से तैयार हो जाते हैं, मतदान को भी हम उतनी ही गंभीरता से लेते हुए इन सारी चीजों की तसल्ली पहले से कर लें, और उसमें कहीं पर भी कोई भी गलती हो, हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम अपने एसडीएम ऑफिस तक जा सकते हैं और वहां पर जाकर कर सकते हैं कि क्या समस्या कहां पर आ रही है, क्या मेरा नाम मिस हो रहा है, क्योंकि आपका वोट मूल्यवान है। अगर आपको उसके लिए 2-3 बार दौड़ना भी पड़े, वो कोई भी हो, कृपया आप कोशिश करिए कि अब समय रहते आप ये सुनिश्चित कर लें कि आपको वोट के दिन वोट डालने को अवश्य मिलेगा। अपना छोटा सा परिचय भी रख दीजिए अनस जी। सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार। मेरा नाम अनस उस्मानी है और मैं प्रदेश मंत्री हूँ अल्पसंख्यक मोर्चा उत्तर प्रदेश, और विद्यार्थी परिषद से जुड़ा रहा, संघ से जुड़ा रहा, और संघ के विद्यालय में मेरी शिक्षा दीक्षा हुई है। और मेरे पिता स्वर्गीय श्री तनवीर हैदर उस्मानी संघ और भारतीय जनता पार्टी के बहुत जमीनी कार्यकर्ता रहे। अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हम लोगों को वो विचार और विचारधारा और राष्ट्रवाद की धारणा हमारे अंदर दे के गए हैं। तो मेरा सिर्फ एक प्रश्न, क्या कहूंगा, एक थोड़ा सा सुझाव ये था कि हमें समावेशी समाज के बारे में सोचना चाहिए। हमें मुस्लिम समाज को भी ये एहसास कराना चाहिए कि हम कोई बाहर से नहीं आए हैं। हमको उनके अंदर ये जगाना पड़ेगा कि हम बाहर से नहीं आए, हम यही, हमारा जो मूल है वो भारतीयता है। हो सकता है अगर 5 पीढ़ी 6 पीढ़ी निकाल के देखी जाए तो हम सब लोग जो है हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का हिस्सा, हिंदू धर्म नहीं कहूंगा मैं, सनातन धर्म का हिस्सा है हम लोग भी। हम लोग कोई अरब से नहीं आए। उनके अंदर ये भावना जगानी पड़ेगी, आप भी हमारे बीच के हैं, हमारे भाई हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, सिर्फ उनको प्रेरित करने की जरूरत है। क्या होता है, कुछ हमारे बीच के लोग कुछ इस तरह की बातें कर जाते हैं जिससे थोड़ा सा दूसरे लोग फायदा उठा लेते हैं। और इस देश की, मुझे जो लगता है कि हमारा जो राष्ट्र है उसकी तरक्की तभी हो सकती है जब सब, सारे धर्म और सारे पंथ, जितने भी समाज के अंग हैं, सब एक साथ एक रूप चलेंगे। जो मोदी जी जिस सपने को साकार करना चाहते हैं उसमें हम सबकी सहभागिता इसलिए बहुत जरूरी है कि हम लोगों को, सबको ये एहसास कराना पड़ेगा आप हमारे अंग हैं। जब तक हम उनको ये एहसास नहीं करा पाएंगे आप हमारे अंग हैं, आप हमारे पार्ट हैं, आप बाहर से नहीं आए हो सकता है मेरी बात, मैं कोई बड़ी बात बोल रहा हूँ, लेकिन हम सबको, सभी मतलब सबको प्रयास करना पड़ेगा, सिर्फ मुस्लिमों को नहीं, सिर्फ हिंदुओं को नहीं, या जाति धर्म और इस आधार को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। हमें सिर्फ राष्ट्रवाद की जो अवधारणा है उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, जो मेरा सुझाव है। मैं यही निवेदन करूंगा कि जितने लोग हमसे जुड़े हुए हैं, और मैं भी हमेशा यही कोशिश करता हूँ, जहां भी जाता हूँ अपने समाज में, वहां भी लोगों को सिर्फ यही राष्ट्रवाद की बात करता हूँ और उनसे सिर्फ यही कहता हूँ, आप अरब से नहीं आए हो, आप हिंदुस्तानी हो। आपने धर्म परिवर्तन किया, किसी भी कारण से हो सकता है, आस्था की वजह से भी हो सकता है, डर की भी वजह से हो सकता है, या कोई और भी परिस्थिति हो सकती है, लेकिन आपका जो ओरिजिनलिटी है वो इंडिया है, नेशन फर्स्ट है। जी अनस जी, आपने बिल्कुल सही बात कही है, और मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी कि 99.99% जो मुसलमान हैं वो सनातनी हैं, वो हमारे अपने हैं, हमारे भारतीय हैं। सिर्फ और सिर्फ 0.01% हो सकता है जो आक्रमणकारियों या प्रवासियों के मूल वंशज हो, जो व्यापार या अन्य कारणों से भारत आए थे और भारत में ही बस गए। बाकी सब हमारे अपने भारतीय हैं। भाई साहब, आप कुछ कहें? बिल्कुल, मैं इनसे कहना चाहूँ, अनस साहब, आपका बहुत अच्छी बात मुझे लगी, और 99% नबी बहन ने कहा कि भारतीय हैं, और एक तरह से देखिए तो सनातनी हैं, और आपके भी घर में काफी सनातनी प्रैक्टिस होती होगी जो अरबों में नहीं होती है। मैं गारंटी से कह रहा हूँ आपसे, क्योंकि मेरे घर में होती है।
तो हम जी तो मूल निवासी भी यहीं के हैं, हम यहीं के हैं, कोई फर्क नहीं है। बस हमको शिक्षा में थोड़ा सा बदलाव करना होगा। घरों की रोज की जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी है मुस्लिम समाज के अंदर, हमको करना होगा कि बच्चों को जो स्कूल कॉलेज की एजुकेशन उस पर पहले ध्यान दिलवाइए, और साइड में उनको जब उनको वक्त मिले तब उनको दीनी तालीम करवाइए। क्योंकि क्या होगा कि उनको साइंस पढ़ना है आज के दौर के हिसाब से, उनको पुराने युग में नहीं जाना है, उनको आगे जाना है, उनको साइंस पढ़ना है, उनको बायोलॉजी पढ़ना है, नया सब्जेक्ट पढ़ने, कल उनको कुछ और आगे बढ़ना है, साइंटिस्ट बनना है। ये आप ही में से, हमारे में से निकलने हैं। लेकिन दीनी तालीम को थोड़ा सा बाद में रखें, शाम को रखें, सुबह उनको स्कूल भेजें। ये अगर घर की महिलाएं ये प्रैक्टिस शुरू कर देंगी, पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करेंगी, चाहे खुद ही पढ़ा दें बैठा करके दीनी तालीम, आप समझ रहे हैं? मैं उन बच्चों के लिए कह रहा हूँ जो जी, तो इससे क्या होगा, समाज में बदलाव आएगा, समाज में बदलाव आएगा। मेरा ये मानना है दीनी तालीम जो है अनुवाद के साथ होनी चाहिए, क्योंकि अरबी में जो रट्टा लगाते हैं उनको खुद ही मालूम नहीं होता जो पढ़ रहे हैं कि हम पढ़ क्या रहे हैं, इस्लाम में कहा क्या गया है, कुरान में क्या कहा गया है। बिल्कुल हाँ, तो माने के साथ नहीं पढ़ाया जाता है, सिर्फ माने के साथ नहीं पढ़ाया जाता है, उनको सिर्फ कंठस्थ करा दिया जाता है, सिर्फ उनको ये मालूम नहीं होता है कि उसमें लिखा कहा गया, कहा क्या गया है। ये हमारे साथ तपन होलकर जी जुड़ चुके हैं। आदरणीय अनस जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तपन होलकर जी, अपना प्रश्न रखिए। जी नमस्कार, मेरा नाम तपन होलकर है, मैं इंदौर से उपस्थित हुआ हूँ यहाँ पर। मेरा ये प्रश्न है, दो प्रश्न है मेरे। एक तो ये कि जिस तरीके से आजकल चुनावों के अंदर तरह तरह के लालच वोटर्स को दिए जाते हैं, बिजली फ्री, किसानों का बिल माफ, आपका कर्जा माफ, इस तरीके के जो लालच दिए जाते हैं, क्या ये वोटर को इन्फ्लुएंस करने के लिए गलत तरीका नहीं है, गलत प्रैक्टिस नहीं है? एक दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि जिस हम लोग यहाँ इंदौर में है और देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, और अभी यूपी में 3 चरण के चुनाव निपट चुके हैं, तो हम ये मार्गदर्शन चाहते हैं कि किस प्रकार से हम यहाँ से राष्ट्रवाद के लिए अपील कर सके कि राष्ट्रवाद के प्रति पक्ष में मतदान हो। धन्यवाद। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। देखिए, सवाल आपका बिल्कुल वैलिड है। बहकाया जाता है, तरह तरह का उनको प्रलोभन दिया जाता है, लेकिन पहला राष्ट्रवाद तो यही है कि आप अपने मत का प्रयोग करें, और बल्कि प्रयोग न करें, सदुपयोग करें, और उस पार्टी को वोट दें जो सनातन की सुरक्षा की गारंटी देती हो, उसको वोट करें जा करके। और हमको अपने पास पड़ोस के, आप तो, आपके अंदर बहुत सारे नौजवान युवा होंगे, जो हमारे साथ काफी युवा होते हैं, मैं उनको जो हूँ सुबह शाम जो कह सकता हूँ, उनको सीख दे सकता हूँ, उस तरह आप भी उनको दीजिए कि वोट जरूर दें, अपने परिवार के लोगों को जा करके ले जा करके वोट कराएं। अक्सर ये होता है कि घर से निकलने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, उसको करें, लेकिन जो प्रलोभन की बात है उसको रोकना तो बस सरकार ही कोई कदम उठा सकती है कि भाई प्रलोभन ना दिया जाए उनके, या तो जिस नॉमिनेशन ही कैंसिल कर दी जाए, ऐसे कोई पकड़ा जाता है उसको हटा दिया, इलेक्शन में लड़ने ना दिया जाए। जैसे ही कोई पकड़ा जाए उस पार्टी का प्रलोभन दिया, कुछ दिया, उसको उसी टाइम रद्द कर देना चाहिए कि ये अब इलेक्शन में नहीं खड़ा हो, इसमें इस इलेक्शन से हट गया। ये एक इसका रास्ता है, और हम भारत सरकार से हम चाहेंगे कि इसके ऊपर जरूर कुछ बदलाव लाए और सख्ती करे इसके ऊपर। जी धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। बस, और भाई साहब, बस बहुत जल्दी हम अपने कार्यक्रम के बिल्कुल अंतिम चरण में पहुंच ही चुके हैं। एक प्रश्न और, हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं, समीर खान जी। जी, अपना प्रश्न करिए समीर जी। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार जी, मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार को हमारी जो ये हमारे मदरसे हैं इनमें सुधार करना चाहिए। इनमें सुधार ना होने की वजह से तो जो हमारे समुदाय के बच्चे हैं वो सही शिक्षा नहीं ले पाते हैं और मुल्लाओं के बहकाए में आ जाते हैं। तो सरकार ऐसी क्या नीति बना रही है कि जो ये मदरसों में इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर साइंस, इनकी शिक्षा को जो है वो अनिवार्य किया जाए, बगैर इनके मदरसे चल ही ना सकें? जी, आपका सवाल बहुत वैलिड है समीर साहब, और भारत सरकार इसके ऊपर कुछ कर रही है। मैं भी पहले से कह नहीं सकता हूं, लेकिन
इस तरह के मदरसे जो पढ़ाई नहीं करवाते हैं और सिर्फ वो दीनी तालीम करवाते हैं और कुरान को कंठस्थ करवाते हैं, उनको रटा देते हैं और कुछ हदीसें उनको पढ़ाते हैं, जिससे बच्चे का भविष्य अच्छा होने के बजाय बिगड़ जाता है। ना पूरी तरह वो मौलवी बन पाता, ना पूरी तरह से वो इंसान बन पाता। देखिए, दो बातें मैंने कही हैं, एक मौलवी बनना, एक इंसान बनना। इसको आप अपने ढंग से इंटरप्रेट कर लीजिएगा। दूसरी चीज ये है कि कंट्रोल होना चाहिए हर मदरसे पे। मेरा अपना मानना है कम से कम हाई स्कूल मैंडेटरी कर दे, तभी उसको मदरसे की पढ़ाई कराएं। पढ़ाई के साथ साथ हाई स्कूल मैट्रिक करना कंपलसरी कर दें। हर मदरसे को मैट्रिक तक स्कूल को अपनी मान्यता लेनी पड़ेगी सरकार से, तभी इसको मदरसा चलाने की इजाजत मिले, और वो भी भारत सरकार के कंट्रोल में हो, शिक्षा विभाग के कंट्रोल में हो। 80% वो पढ़ाई पढ़ाएं स्कूल की और 20% अपनी दीनी पढ़ाएं। देखिए, आपका पूरा समाज बदल जाएगा। और ये जो मुल्ला लोग अपने चलाते हैं मदरसे, जहाँ पर बच्चों को, अब मैं क्या कहूँ, उसको यहाँ पर रिपीट करना ठीक नहीं है क्योंकि हमारा विषय कुछ और है, लेकिन आपका बिल्कुल सही कहना है कि इस तरह बच्चे हमारे जो उनका भविष्य खराब हो जाता है। उनको पढ़ाई कराना बहुत जरूरी, पहले पढ़ाई है। दीनी तालीम तो उसकी माँ भी दे सकती है, हर माँ पढ़ी भी है आपकी और हमारे समाज की। जी उमेश जी, आप मेरा ये मानना है, उवैस जी, मेरा ये मानना है, माफ कीजिएगा, मेरा एक ये मानना है कि मदरसे की जिम्मेदारी किसी भी सरकार की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मदरसा एक धार्मिक इस तरह का उस पर छाप लगी होती है। तो सरकारी स्कूल है और सब अवेलेबल है, किसी भी सरकार को मदरसे को फंडिंग नहीं करनी चाहिए, जो मेरा मानना है। क्या नहीं करनी चाहिए? मदरसे को फंडिंग नहीं करनी चाहिए। मदरसे को नहीं फंडिंग नहीं करनी चाहिए किसी भी मदरसे सरकार को, केंद्र की सरकार हो चाहे वो प्रदेश की सरकार हो, किसी तरह की फंडिंग नहीं करनी चाहिए। उसको प्राइवेट रूप से अगर चलता है जी, बिल्कुल ठीक है समीर साहब। यहाँ पर मदरसों को फंडिंग सरकार नहीं करती है, उन मदरसों को करती है जो सरकार के कंट्रोल में, जो वहाँ की जो शिक्षा जो है भारत की, उसको भी देते हैं। वो मदरसे में नाम से चल रहे हैं। मैं ऐसे कई एक लखनऊ और जौनपुर के मदरसों में जानता हूँ जो डिग्री कॉलेज भी खुल गए हैं अब उसमें, तो उनको जरूर देती है डिग्री कॉलेज के लिए, मदरसे के नाम पे नहीं देती है। हाँ, अब सख्ती बरतनी चाहिए। ऑलरेडी मौलाना आजाद फाउंडेशन के नाम पे बहुत सारी संस्थाओं को भारत सरकार मदद कर रही है आर्थिक रूप से। जी, भारत सरकार किसको आर्थिक तौर पे मदद कर रही है? मौलानाओं को या मौलाना आजाद फाउंडेशन के तहत कई निजी संस्थाओं को भारत सरकार मदद देती है आर्थिक, जो मुस्लिम बच्चों के लिए, मतलब मुस्लिम जो क्या कहेंगे इंस्टीट्यूशन है। भाई मेरी नॉलेज में ऐसा कोई मदरसा नहीं है जिसमें सिर्फ मदरसे की पढ़ाई होती है, भारत सरकार मदद करती है। मुस्लिम इंस्टीट्यूशन को मौलाना आजाद फाउंडेशन अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है, उसमें उसको देती है। हाँ, नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी और उसको देती है क्योंकि वो उसमें भारत सरकार का कंट्रोल भी है, उसके अंदर शिक्षा का विभाग का भी उसका कंट्रोल है। जो सिर्फ मदरसे चलाते हैं मस्जिदों के अंदर या अपने एरिया के अंदर सिर्फ मदरसे चलाते हैं, उनको नहीं देती। इस तरह के इंस्टीट्यूट को देती है। मुझे लगता है मदरसों को फंडिंग करना सरकार का काम नहीं है। जी, हम लोग क्योंकि यहाँ पर कुछ संशय है जो आप कह रहे हैं और जो आदरणीय कह रहे हैं, तो इस विषय पर हम लोग अवश्य देखेंगे। और उससे सत्र के समापन से पहले हम उवैस खान जी हमारे साथ हैं, उनका प्रश्न ले लेंगे। जी, मैं संघ का एक कार्यकर्ता हूँ और संघ के प्रति मैं अपना प्रिय रखता हूँ। मेरा कहने का मतलब है, जो मुस्लिम समुदाय के लोग जो हमारे संघ को समझ रहे हैं, हम लोगों को समझ रहे हैं, जो मतलब ऐसे भड़काऊ लोगों से दूर भागना चाहते हैं, मैं उनका सपोर्ट करता हूं। लेकिन कुछ मुस्लिम जो हाफिज मौलाना है वो हमें धमकियां दिया करते हैं हमेशा। अभी कुछ दिन पहले हमारे घर पे भी हमला हुआ, तो मुझे क्या करना चाहिए? आप नौजवान हैं और आपकी मैं हिम्मत की दाद दूंगा। आप सही रास्ते पे चल रहे हैं और जो भी सही रास्ते पे चलता है उसमें रुकावटें जरूर आती हैं, आपके आसपास के लोग रुकावट बन जाते हैं। एवरी नोबल वर्क इज इम्पॉसिबल फर्स्ट। हर अच्छा काम पहले वो इम्पॉसिबल होता है, और आप ना डरेंगे ना दबेंगे। अगर आप अपने ईमान पे मजबूत हैं और पार्टी के साथ या संगठन के साथ खड़े हैं, तो ऊपर वाला भी आपकी रक्षा करेगा। मैं आपके साथ बैठा हूँ एग्जाम्पल। वो मस्जिद में लोगों को भड़काते हैं और जब हम उनके आपको डरने की जरूरत नहीं है।
आपको डरने की कतई जरूरत नहीं है, ऊपर वाले पे भरोसा रखिए बस। और याद रखिएगा, अगर आपका ईमान पक्का है तो कोई आपका बाल बांका नहीं कर सकता, ऊपर वाले की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता है। इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है, इरादे में मजबूत रहिए, पक्के राष्ट्रवादी बन करके रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। इसी के साथ हम लोग आप आज के अपने इस सत्र के अंतिम चरण में आप पहुंचे हैं। हम अपनी पूरी टेक्निकल टीम का और हमारे सारे सहयोगियों का धन्यवाद देना चाहेंगे। हमारे संजय भाई साहब, जिनका ये पूरी परिकल्पना और निर्देशन में ये सारा कार्य हो रहा है। मैं एक बार चाहूंगी कि हमारे टीम के जितने भी सदस्य हैं, अगर हमारे साथ पीछे खड़े हों और स्वयं अपना नाम और अपना परिचय बताएं, जिससे कि सभी लोग जान सकें कि पिछले एक हफ्ते से जिस प्रकार हम आप लोगों के सामने आ रहे हैं, इसमें इन लोगों का कितना बड़ा योगदान है। क्योंकि आप लोग हमें देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे सब हम कर रहे हैं, मगर हम लोग तो सिर्फ एक निमित्त है, बीच में एक माध्यम है। जो भी प्रयास किया जा रहा है वो हमारे इन सहयोगियों के कारण हो रहा है। उनके प्रयास के बिना ये प्रोग्राम इस रूप में कभी भी आपके समक्ष नहीं आ सकता। तो मैं अपनी टीम का यहाँ पर आह्वान करती हूँ कि वो अपने सिस्टम्स को देखें और हमारे साथ पटल पर आए। शोभित भैया, अभिषेक जी, आदरणीय संजय भाई साहब, आप भी आइए। आप लोग अपना आते जाइए और अपना परिचय कराइए। नमस्कार, मैं अक्षय प्रताप सिंह यहाँ पे टेक्निकल हेड के तौर पे काम कर रहा हूँ रज्जू भैया संवाद केंद्र पे। नमस्कार, मैं मोहम्मद अतर रजा और विद्या भारती में मैं ऐसे सीनियर कैमरामैन हूँ और 6 साल से मैं सेवा दे रहा हूँ। नमस्कार, मेरा नाम सुबह श्रीवास्तव है और मैं विद्या भारती पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय में एज IT मैनेजर कार्य कर रहा हूँ। अनुज भैया, आप भी आए। और संजय भाई साहब, आपके बिना ये टीम अधूरी है, आइए। संजय भाई साहब आइए। ठीक है, खड़े रहो। क्लोजअप ये से आगे ठीक है, सबको नमस्कार। तो आज जैसा कि हमने सौहार्द की बात की, संभाव की बात की कि सौहार्द और संभाव के साथ हम अपना मत का प्रयोग करेंगे, राष्ट्र हित में मतदान करेंगे। इकबाल शायर की इन 2 पंक्तियों के साथ हम आज के इस सत्र का समापन कर रहे हैं। हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से, ज़ईफों से मोहब्बत करना। मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको। नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको। अगर हम सही राह पर होंगे तो निश्चित ही हमारे समाज में सौहार्द और संभाव हमेशा बना रहेगा। इसी कामना के साथ आज आप सभी से विदा लेते हैं। अगले सत्र में पुनः मिलेंगे। धन्यवाद। वोट फॉर नेशन। वोट फॉर नेशन।